हेलो कहानी के दीवानों, इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए कोरियन ड्रामा सीरीज जो कि है इट्स ओके नॉट टू बी ओके, जो कि एक मास्टरपीस है कोरियन ड्रामा का। इस सीरीज में ड्रामा है, रोमांस है और एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है जो कि हम जानेंगे इस सीरीज के अंदर। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीरीज की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। स्टोरी की शुरुआत होती है एनिमेशन से, जहाँ पे कि हमें एक लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है जिसके ऊपर एक साया है जो उसे किसी से भी दोस्ती नहीं करने देता है। जब भी वो किसी से दोस्ती करने की कोशिश करती है तो वो साया उसे कभी से दोस्ती नहीं करने देती है। इसी के साथ में वो बहुत ज्यादा उदास होती है कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है। तभी वो एक लड़के को पानी में डूबने से बचाती है और डूबने से बचाने के बाद उस लड़के को उससे प्यार हो जाता है, जहाँ पे कि उस लड़की को भी प्यार हो जाता है। और इसी के साथ वो लड़का हमेशा ही उसके साथ में चलने लगता है और धीरे धीरे उस लड़की के ऊपर से वो बुरा साया गायब हो जाता है। लेकिन एक दिन आता है जहाँ पे कि वो उसे बुलाती है और तितलियों को नुकसान पहुंचा देती है, जहाँ पे कि वो उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मेरे दोस्त बने रहना चाहोगे। और जहाँ पे वो लड़का देखने के बाद डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बस इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कैमरा जाता है उस असली लड़की के ऊपर जिसका नाम है मूंग यूंग। और उसके कान में एक औरत की आवाज आती है जो कि बोलती है तुम एक चुड़ैल हो, तुम कभी किसी की दोस्त नहीं बन सकती। जहाँ पे कि वो बोलती है मैं जानती हूँ माँ। बस इसी के साथ हमें पता चलता है वो जो साया है वो उसी की माँ का है। अब हमें मुनियुंग के बारे में थोड़ी और जानकारी दी जाती है, जहाँ पे कि वो बच्चों के लिए स्टोरी लिखती है और उसकी स्टोरियों में हमेशा से ही चुड़ैल और इन सारी चीजों का जिक्र रहता है। जैसे कि उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, वो उन कहानियों में भी चुड़ैल और डार्कनेस के बारे में ही लिखती है। लेकिन बच्चों को वो बहुत ज्यादा पसंद आती है और बच्चों को उसकी लिखी गई कहानियां भी बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। अब हमें दो भाइयों से मिलवाया जाता है, गैंगजी और सैंगजी। ये दोनों भाई हैं और सैंगजी मेंटली रूप से थोड़ा सा कमजोर है, जहाँ पे कि उसे बीच बीच में दौरे आते रहते हैं। इस कारण गैंगजी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, पर वो उसका भाई है तो हमेशा ही उसे संभालता है। और क्योंकि उसका भाई एक मेंटली चैलेंज पेशेंट है तो इसीलिए गैंगजी काम भी करता है एक हॉस्पिटल में जो कि मेंटली पेशेंट लोगों के लिए ही है। और गैंगजी के अंदर बहुत सारा पेशेंस है, यानी कि उसके अंदर बहुत शांति है। एक पेशेंट उसके ऊपर उल्टी कर देती है लेकिन वो बुरा नहीं मानता है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे कि वो हमेशा शांत रहता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा काम बंदा है। अब मिस्टर ली को एक कॉल आता है हॉस्पिटल से जूही की तरफ से, जहाँ पे कि वो बताती है कि मुनियुंग के पिता की सर्जरी होनी है जिसके लिए हमें सिग्नेचर की जरूरत है मुनियुंग की। जहाँ पे कि मुनियुंग अपने मैनेजर को बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे पिताजी जी रहे हैं या मर रहे हैं, लेकिन अगर उसे इतनी ही चिंता है तो कहो घर आके सिग्नेचर ले जाए। जहाँ ये सुनने के बाद हमें पता चलता है उसे अपने पिता से किसी तरह का कोई लगाव नहीं है। अब इसका जो मैनेजर है मिस्टर ली, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ये एक पब्लिशर कंपनी का मालिक है जो कि मुनियुंग की किताबों को पब्लिश करता है और उसका मैनेजर भी है, जहाँ वो हमेशा ही परेशान रहता है मुनियुंग की हरकतों से। अब मुनियुंग का एक इवेंट होता है जहाँ पे कि वो बच्चों को कहानियां सुना रही होती है, पर इसी के बीच में जो गैंगजी का हॉस्पिटल है वहाँ से एक पेशेंट भाग के आ जाता है अपनी बेटी को ढूंढते हुए और वो उसके इवेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पे कि वो सभी लोग उससे डरने के बाद भाग जाते हैं। उसका इवेंट कैंसिल हो जाता है। जहाँ मुनियुंग को ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पे कि वो देखती है एक बच्ची को पकड़ के लेके जा रहा है वो, और उसे ये देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बचाने के लिए आती है। जहाँ पे कि वो बचाते हुए वो पेशेंट उसके ऊपर ही हमला कर देता है और उसका गला घोट के उसे मार रहा होता है। और ये देखने के बाद उसे अपने पिता की याद आने लगती है, जहाँ पे कि उसके पिता ने भी उसे मारने की कोशिश की थी इसी तरह से। अब यहाँ पे गैंगजी की एंट्री होती है जो कि उसी पेशेंट को ढूंढते हुए आया था और उसे बचाता है वहाँ पे, और उसे बचा के पेशेंट को पीछे से बांध देता है। जहाँ पे कि मुनियुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक चाकू लेके उस पेशेंट को मारने वाली होती है, लेकिन गैंगजी अपना हाथ अड़ाता है बीच में, जिससे कि उसके हाथ पे कट लग जाता है बहुत ज्यादा और ब्लड निकल जाता है। अब ये देखने के बाद वो पेशेंट खुद डर जाता है कि ये तो मुझसे भी बड़ी पागल है। बस इसी तरह से वो पेशेंट चला जाता है और मुनियुंग गैंगजी के हाथ पे कपड़ा बांध देती है और यहीं पे ही मुनियुंग को कुछ स्पेशल फीलिंग्स आने लगती है गैंगजी के लिए। जहाँ पे कि हमें पता चलता है गैंगजी से उसकी एक मुलाकात पहले भी हुई थी और जब उसकी मुलाकात होती है तो आसपास का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और फूल गिरने लगते हैं। और इस बार भी जब वो उससे मिलती है तो कुछ अलग सा ही अट्रैक्शन आ रहा होता है, एक स्पेशल फीलिंग डेवलप हो रही होती है उसके लिए उसकी। अब सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल के डायरेक्टर का, जहाँ पे कि गैंगजी भी मौजूद होता है और गैंगजी को डायरेक्टर बताता है कि हमारे हॉस्पिटल की रिस्पेक्ट खतरे में है क्योंकि एक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। जहाँ पे गलती गैंगजी की नहीं
होती है और वो बताता है कि मैंने बहुत सोचा किसी को निकालने का, क्योंकि अब तुम्हारा ही नाम मेरे पास में आया है, जहाँ पे कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा, तुम पिछले 10 सालों में कहीं भी 10 महीने भी नहीं टिके हो, और जैसा कि मैंने देखा है तुम्हारे 10 महीने हो चुके हैं, तो मुझे लगता है वैसे भी तुम छोड़ के जाने ही वाले होगे। तो मैंने फैसला किया है मैं तुम्हें निकालूंगा, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट में मेंशन करूंगा तुमने यहाँ 1 साल काम किया है। बस ये बता के वो गैंग जी को निकाल देते हैं। अब गैंग जी एक जगह पे बैठा होता है जहाँ पे कि उसका दोस्त जेसू आता है, जो कि पिज्जा डिलीवर करने जा रहा होता है, जहाँ पे कि वो आने के बाद उसे देख के बहुत खुश होता बोलता है बस फिर किसी से चोट लगवा ली है, चला बैठ, मैं पिज्जा डिलीवर करने आ रहा था, साथ में चल घर चलेंगे साथ में। जिसे देखने के बाद गैंग जी को बहुत खुशी होती है। एक वही होता है जो कि उसे बहुत अच्छे से समझता है और वो उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। बस इसी तरह से वो बाइक पे जाते हैं और थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर रहा होता है, लेकिन पता चलता है तभी गाड़ी खराब हो गई है, और इसी के साथ वो दोनों पैदल चल रहे होते हैं। अब जहाँ पे कि वो बात करते हैं मुनियुंग के बारे में, उसकी परवरिश ऐसे हुई है, वैसे वो बहुत अच्छी है। और अब अचानक याद आता है गैंग जी को कि उसके भाई ने मुनियुंग का सिग्नेचर लेने के लिए कहा था, लेकिन वो भूल गया। अब किसी न किसी तरह तरकीब लगाते हैं और जेसू को बोलता है सिग्नेचर करने के लिए, और जेसू ना जाने कैसे कैसे करके आड़े टेढ़े करके उसके सिग्नेचर बना लेता है, जहाँ पे कि वो दोनों खुश होते हैं कि चलो अब सेंगजी खुश हो जाएगा इसको देख के। बस वो दोनों घर पहुंचते हैं और उस सिग्नेचर को सेंगजी को दिखाते हैं, जहाँ पे सेंगजी उस सिग्नेचर को देखते ही समझ जाता है एक नकली सिग्नेचर है, और उन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और कमरे में एक छोटी सी जगह बनाई होती है वहां जाके बैठ जाता है। और ये जानने के बाद गैंगजी को भी बहुत दुख होता है। अब इसी तरह से रात हो जाती है, जहाँ पे कि रात को गैंगजी देख रहा होता है अपने भाई को और देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। इसी के साथ में एक मैसेज आता है उसके फोन पे, जहाँ पे कि मिस्टर ली बोल रहे होते हैं कि प्लीज मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे डील करनी है। डील करनी है मीन्स उसको लग रहा होता है जो कि इसको चाकू लगा है वो केस कर देगा मुनियुंग के ऊपर, और जैसा कि मैंने बताया वो हमेशा ही परेशान रहता है मुनियुंग के कारण, और इसीलिए वो सोच रहा होता है कि वो कहीं वो मुनियुंग के ऊपर केस ना कर दे और उनकी आने वाली किताब में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन जैसे मैसेज डिलीवर होता है हमें दिखाया जाता है सेंगजी तेज चिल्लाने लगता है कि तितलियां तितलियां, जहाँ पे कि उसे बहुत बुरे ख्याल आ रहे होते हैं तितलियों को देख के, जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि उसे तितलियों से ट्रॉमा है, यानी कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे कि उसे तितलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसी के साथ हमें पता चलता है जो गैंग जी है वो हमेशा किसी भी हॉस्पिटल में ज्यादा समय तक इसीलिए काम नहीं कर पाता क्योंकि उसके भाई को तितलियों से डर लगता है, और ये तितलियों का ही मौसम चल रहा होता है, जहाँ पे कि जल्द ही उसे ये जगह छोड़ के भी जानी होगी। अब गैंग जी पहुंचता है अगली सुबह मिस्टर ली के ऑफिस में, जहाँ उसे बताया जाता है कि मिस्टर ली बहुत जल्द आने वाले हैं, आप तब तक वेट कर लीजिए। जहाँ वो छोटी मोटी चीजें देख रहा होता है, इसी के साथ एंट्री होती है मुनियुंग की, जो कि यूजुअली अपने ऑफिस में विजिट नहीं करती है, लेकिन आज ना जाने कैसे विजिट कर रही है, जहाँ पे सभी लोग उसे देख के डर रहे होते हैं, जैसा कि उसका नॉर्मल सा व्यवहार है। बस जैसे ही वो अपने कैबिन तक पहुंचने वाली होती है, वहाँ देखती है वही खूबसूरत बंदा यानी कि गैंग जी, और उसे देख ही रही होती है। बस इसी के साथ वो एंटर करती है उस रूम में जहाँ पे कि गैंग जी भी होता है, और गैंग जी को देखने के बाद जहाँ पे कि वो सोच रही होती है मिस्टर ली ने हर बार की तरह इसे भी खरीद लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसकी तो अभी तक बात ही नहीं हुई है ठीक से मिस्टर ली के लिए, और वो यहाँ पे किसी दूसरे काम से आया। अब गैंग जी मुनियुंग की आंखों में देख के बताता है कि तुम मुझे किसी अपने की याद दिलाती हो, जो कि तुम्हारी ही तरह अड़ियल थी, जिद्दी थी और पागल भी थी। जहाँ पे कि मुनियुंग पूछते कि क्या तुम उससे डरते थे, और गैंग जी ये सुनने के बाद उसे बोलता है नहीं, मैं उससे डरता नहीं था, बल्कि मैं उसे पसंद करता था। बस इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ पे कि हमें हिंट मिलता है शुरुआत में एक एनिमेशन स्टोरी दिखाई गई थी, वो इन्हीं दोनों की है। बस इसी के साथ में ये एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमने एपिसोड नंबर 1 छोड़ा था, जहाँ गैंग जी अपने पुराने प्यार की तारीफें कर रहा होता है मुनियुंग को, और मुनियुंग पूछती है कि क्या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो, जहाँ गैंग जी ये सुनने के बाद बोलता है नहीं, और मिस्टर ली को बोलना मुझे कॉल करके बार बार परेशान ना करे। बस इतना बोलने के बाद गैंग जी वहाँ से निकलने लगता है, और जैसे ही वो जाने वाला होता है गेट पर ही मिस्टर ली आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं सॉरी 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 मिस्टर गैंग जी, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। और वो उसके सामने एक डब्बा बार बार कर रहे होते हैं जिससे गैंग जी इग्नोर कर रहा होता है। इसी के साथ मिस्टर ली की सेक्रेटरी गैंग जी को बोलती है सर आप ऐसे क्यों जा रहे हो, आपने तो कहा था ना आपको मुनियुंग का ऑटोग्राफ चाहिए। अब ये सुनने के बाद में मुनियुंग भी थोड़ा सा चौंकती है, अच्छा ये बात है, इसलिए आए हो ऑफिस में। बस मुनियुंग अपनी नई पब्लिश होने वाली किताब को निकालती है और उसके ऊपर कुछ मेंशन कर रही होती है, या फिर यूं कह लीजिए ऑटोग्राफ दे रही होती है। बस मुनियुंग ऑटोग्राफ देके वो बुक दे देती है गैंग जी को और साथ में कहती है
फिर मिलेंगे। लेकिन गैंगजी बोलता है मुझे नहीं लगता मैं दोबारा तुमसे मिलना चाहूंगा। बस इसी के साथ गैंगजी निकल जाता है यहाँ से। लेकिन पीछे पीछे मिस्टर ली आते हैं भागते हुए और वो फिर से वही डब्बा उसे पकड़ाने लगते हैं कि मिस्टर गैंगजी आप कहाँ जा रहे हैं, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। जहाँ पे कि गैंगजी बार बार बोल रहा होता है मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर ली नहीं मानते हैं। तो वो डब्बा लेता है और खोल के देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं और ये देखने के बाद बोलता है मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं चाहिए। तो मिस्टर ली बोलते हैं सर आप अपने आसपास वालों को दे सकते हैं जिन्हें जरूरी है। लेकिन गैंगजी उस डब्बे को लेता है और नीचे फेंकने वाला होता है। जहाँ ये देखने के बाद मिस्टर ली बोलते हैं नहीं, और उस डब्बे को वो पकड़ के उसे वापस देता है, जहाँ पे उसे गिरने से भी बचाता है। बस इसी के साथ में फाइनली अब गैंगजी यहाँ से निकल जाता है। अब हम मुनियुंग को देखते हैं जो कि गैंगजी को जाते हुए देख रही होती है और वो कुछ अपने ही ख्याली पुलाव पका रही होती है अपने माइंड में, जहाँ पे कि वो देख रही होती है कि उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और उसने गैंगजी को पकड़ लिया है। और इसी तरह से वो अपने लव इमेजिनेशन में बहुत कुछ इमेजिन कर रही होती है। इसी के साथ यहाँ पे सुन जे की एंट्री होती है जो कि सेक्रेटरी है मिस्टर ली की, और जाहिर सी बात है मिस्टर ली की सेक्रेटरी और मिस्टर ली काम करते हैं मुनियुंग के लिए, तो मुनियुंग की भी सेक्रेटरी हुई। जहाँ पे कि हम सुन जे को बोलेंगे अब से सू। तो मुनियुंग सू को एक टारगेट देती है कि जितनी जल्दी हो सके गैंगजी के बारे में सब कुछ जानकारी निकाल के दो। जहाँ पे कि सू ये सुनने के बाद थोड़ा सा एक्साइटेड तो होती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है। अब गैंगजी कॉल करता है अपने दोस्त जेसू को, क्योंकि उसके साथ में ही सैंगजी भी होता है जहाँ वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। बस जब गैंगजी कॉल करता है तो बताता है कि मुझे मुनियुंग का ऑटोग्राफ मिल गया है, तुम ये बता देना सैंगजी को। बस गैंगजी का इतना बोलने की ही देर थी, जहाँ पे कि जैसे ही जेसू बताता है सैंगजी को कि तुम्हारे मुनियुंग का ऑटोग्राफ मिल गया है गैंगजी को, बस इतना सुनने की ही देर थी, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अपने खाने को आधा छोड़कर ही भाग जाता है। जहाँ पे कि जेसू बोलता है अबे रुक जा, खाना तो पूरा खा के जा। बस इसी के साथ हम देख पाते हैं जो सैंगजी है वो मुनियुंग को एज ए क्रिएटर बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके पीछे बहुत ज्यादा पैशनेट है और वो उसका बहुत बड़ा फैन है। अब सीन वापस आता है गैंगजी के पास में, जहाँ पे कि गैंगजी जैसे ही मुनियुंग के द्वारा दी गई बुक को खोल के देखता है ऑटोग्राफ को, तो वहाँ ऑटोग्राफ नहीं होता है, वहाँ मुनियुंग के द्वारा एक मैसेज दिया गया होता है जहाँ पे कि मेंशन होता है तुम मेरे इवेंट में आना जहाँ पे कि ये बुक लॉन्च होने वाली है और वहाँ आके ऑटोग्राफ भी देना और मैं खुशी खुशी ऑटोग्राफ दूंगी। और वहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर भी उसकी दिखाई जाती है जहाँ पे कि हमें लगता है वो चिढ़ा रही है उसे। बस इसी के साथ में अब गैंगजी देख के बहुत ज्यादा परेशान होता है, अरे यार क्या चाहिए इस लड़की को। अब हमें जूही को दिखाया जाता है जिसने की कॉल किया था मुनियुंग के मैनेजर मिस्टर ली को मुनियुंग के पिता की सर्जरी के लिए, और ये गैंगजी को बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि ये गैंगजी की बहुत अच्छी दोस्त है। तो वो उसके पार्ट टाइम जॉब पे उसे मिलने के लिए आती है और जैसे ही गैंगजी को ये बताया जाता है तो गैंगजी बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को देख के एक बहुत प्यारी सी स्माइल देते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं। जहाँ पे कि जूही पूछती है गैंगजी से तुम्हारा सही है, तुम कभी भी शहर बदलते रहते हो और कहीं भी जाते रहते हो। जहाँ पे कि गैंगजी ये देख के बस थोड़ा मुस्कुराता है, ज्यादा कुछ नहीं कहता है। इसी के साथ में जूही गैंगजी को बताती है कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ वो ओके साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल है, तुम वहाँ पे काम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छे से तुम लोगों को मैनेज कर पाते हो, तो तुम्हें वहाँ पे पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब गैंगजी ये सुनने के बाद थोड़ा सा खुश होता है कि कहाँ पर है ये, जहाँ पर कि जूही बताती है ये सोनजोन सिटी में, मैं भी वहीं रहती हूँ। और ये सुनने के बाद में थोड़ा सा गैंगजी शॉक होता है और अपनी पिछली यादों को याद करने लगता है, जहाँ पे कि हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी मॉम का मर्डर हुआ था और उसकी मॉम का मर्डर होते हुए देखा था सैंगजी ने। जहाँ पे कि गैंगजी ने अपने बचपन में अपने बड़े भाई जो कि सैंगजी है उससे बहुत कोशिश की थी पूछने की, लेकिन सैंगजी नहीं बता पाया था क्योंकि वो मेंटली रूप से इतना कमजोर है और वो एक ही बात बार बार बोल रहा होता है कि मॉम को तितली ने मारा है, मॉम को तितली ने मारा है। तो वो बहुत पूछता है लेकिन वो मेंटली रूप से कमजोर है इसलिए नहीं बता पाता। इसी के साथ में अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं कि छोटे वाले की हालत ठीक है, हम उसे भेज देंगे किसी अनाथ आश्रम में, और जो बड़ा वाला है उसी की कैटेगरी का कुछ जगह ढूंढने होगी जहाँ पे कि उसे भी छोड़ा जाएगा। और ये बात गैंगजी सुन लेता है, जिसके बाद गैंगजी अपने बड़े भाई सैंगजी को लेके वहाँ से निकल जाता है और बोलता है भाई हम यहाँ से जा रहे हैं और इतनी दूर जाएंगे कि हम दोबारा इस शहर में कभी ना आए। बस वो वहाँ से निकल जाता है। तो इसी के साथ हमें पता चलता है गैंगजी की एक बहुत ही बुरी याद जुड़ी हुई है उस शहर से, इसीलिए गैंगजी जूही को बताता है कि नहीं मैं वहाँ पे काम नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद जूही को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो पूछती है क्यों नहीं करोगे, छोटा सा है वहाँ पे। और ये सुनने के बाद गैंगजी थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है हाँ इसीलिए। अब हमें दिखाया जाता है जूही ने ऑलरेडी बात की थी
जेसू से, जहाँ पे कि जेसू से उसने पूछा था कि क्या वजह है वो क्यों उस शहर में नहीं जाएगा। तो जेसू ने बताया था ना जाने क्यों वहाँ पे हर बार हमें एक ही चीज परेशान करती है, वो है वो तितली। तितली तितली बोलते हो वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जहाँ पे वो भी नहीं समझ पाती तितली का क्या मतलब है। और इस तितली की वजह से ही गैंगी को हमेशा अपने जो शहर है वो बदलना पड़ता रहता है, जैसे कि हमने एपिसोड 1 में भी बात की थी। बस इसी के साथ में हमें जूही और गैंगजी दोनों को दिखाया जाता है जो कि इमोशनली एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक छोटी सी मुस्कान दे रहे होते हैं, जहाँ पे कि हम फील कर पाते हैं इन दोनों के बीच में भी कुछ लव कनेक्शन है और ये दोनों भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। बस अब दिन आता है मुनियोंग के बुक लॉन्चिंग इवेंट का, जहाँ पे कि सैंगजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है आने के बाद में कि उसे ऑटोग्राफ मिलेगा और मिलने का मौका भी मिलेगा मुनियोंग से। इसी के साथ वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसी एक्साइटमेंट को देख के गैंगजी समझाता है सैंगजी को, देखो तुम जब जाओगे ऑटोग्राफ लेने के लिए तो मैं वहां दूर खड़ा रहूंगा, तो तुम ऑटोग्राफ लेना और वापस आ जाना यहाँ पे। और मुनियोंग भी देखती है गैंगजी को इसी तरह से बात करते हुए, जहाँ पे कि वो देख के बहुत ज्यादा खुश होती है कि अपना प्यार आ गया। बस इसी के साथ में गैंगजी को समझाने के बाद में कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है कुछ काम से, जहाँ पे कि सैंगजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर एक बच्चे से बात करता है, एक छोटे डायनासोर की कहानियां बता रहा होता है, यानी कि जो मुनियोंग लिखती है अपनी किताबों वगैरह में उन सारी चीजों को एक बच्चे को समझा रहा होता है, जहाँ पे कि उसके माता पिता सोचते हैं इतना बड़ा इंसान है और ऐसी बच्ची जैसी बातें कर रहा है, जहाँ पे कि उन्हें नहीं पता होता है कि वो मेंटली रूप से थोड़ा सा कमजोर है। तो बस इसी चीज को देख के उस बच्चे के माँ बाप इरिटेट हो जाते हैं और इरिटेट होने के बाद में उसका जो पिता है बच्चे का वो पकड़ लेता है सैंगजी को बालों से पीछे से और बहुत ज्यादा बाल उसके खींच देता है, जिसको खींचने के बाद में सैंगजी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और साथ में ही उसे एक दौरा पड़ जाता है, जहाँ पे कि वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है मेरे बाल छोड़ो मेरे बाल छोड़ो। ये बात सुन लेता है गैंगजी और सुनने के बाद जल्दी से भाग के आता है सैंगजी के पास में और सैंगजी को संभालता है, अपना कोट उसके ऊपर रख के उससे माफी मांग रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे पास से नहीं जाना चाहिए था। और उसे थोड़ा शांत करने के बाद में उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे के पिता को मारने के लिए जा रहा होता है, पर तभी मुनियोंग की एंट्री होती है वहाँ पे। और जैसे ही मुनियोंग की एंट्री होती है वो उस बच्चे के पिता के बाल भी उसी तरह से पकड़ लेती है जिस तरह से उसने सैंगजी के बाल पकड़े थे और खींच देती है। बोलती है कि देख लो कितना दर्द होता है जब तुम किसी दूसरे के बाल खींचते हो। और इसी तरह से उसको बहुत बेइज्जत करती है कि उसके अंदर इतना ज्यादा दिमाग नहीं है लेकिन तुम्हारे अंदर तो है ना, और ऐसी बहुत सारी बातें बोल के उसके माता और पिता दोनों को बहुत बेइज्जत करती है, क्योंकि उन्होंने भी सैंगजी को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया होता है। इसी के साथ में जब वो बहुत ज्यादा बेइज्जत कर देती है तो एक बार देखती है गैंगजी को और गैंगजी भी उसे देखता है, जहाँ पे कि उसने उसकी हेल्प की होती है। बस इसी के साथ में अब हमें इन दोनों को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सैंगजी एक जगह पे बैठा होता है छोटी सी और वहाँ पे अपने आप को काम कर रहा होता है और गैंगजी बताता है कि मेरे भाई को 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है, तो तुम जा सकती हो। जब वहाँ से वो जाने लगती है तो गैंगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और रोकता है। अब वहाँ पे आता है एक रिपोर्टर जिसने कि पैसे खाए हैं मुनियोंग की किताब पे अच्छे रिव्यू देने के लिए, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है, जहाँ पे कि वो मुनियोंग को काफी गलत कहता है और वो बाकी सारी भी बहुत सी गलत चीजें उसे बोल रहा होता है, जहाँ पे कि वो उसकी बॉडी के बारे में बोल रहा होता है। तो ये सुनने के बाद में मुनियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन गैंगजी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके कारण कि वो उसे मारती नहीं है और बोलती है अपने काम से काम रखो और निकल लो यहाँ से। अब वो रिपोर्टर वहाँ से जाने लगता है और जब वो सीढ़ियों पे पहुंचता है तो तभी वहाँ पे मुनियोंग पीछे से आती है और आने के बाद उसे थोड़ी बात करती है, जहाँ पे वो तब भी बदतमीजी करना नहीं छोड़ रहा होता है। तो मुनियोंग उसे डराती है एक पेन से और अंत में एक उंगली मार के उसे गिरा देती है और वो सीढ़ी से बहुत ही बुरी तरीके से नीचे जाकर गिरता है। अब गैंगजी भी वहाँ पे पहुंचता है, जहाँ पे कि वो ये सब चीजें देखता है और सोचता है कि क्या लड़की है ये। बस इसी तरह से हमें दिखाया जाता है जिस रिपोर्टर को अभी गिराया गया है उसको पूरा फ्रैक्चर हो गया, लेकिन मुनियोंग बोल रही होती है साला मरा नहीं अभी तक, जहाँ पे कि उसे इस चीज का अफसोस होता है कि वो पूरी तरह से मरा नहीं है, उसका मकसद था उसे पूरी तरह से मारने का। और ये देखने के बाद क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, गैंगजी उसे शांत करता है, पीछे से हाथ पकड़ के उसे कंधे पे रखता है और उसे एक टेक्निक सिखाता है कि तुम्हें जब भी कभी गुस्सा है तो इस तरह से अपने हाथ रखना अपने कंधे पे और आंखें बंद करके कहना शांति शांति। इस तरह से उल्टी गिनती गाने के लिए कहता है और इसी तरह से छोटी मोटी चीजें ट्रिक उसे बताता है। लेकिन अब जैसे ही वो बता के उसे जाने लगता है तो वहाँ पे मुनियोंग उसका पीछा करने लगती है। अब वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही होती है, तो वो मुनियोंग को बहुत अच्छे से समझाता है, देखो जब हम किसी पेशेंट को ठीक कर देते हैं तो ठीक करने के बाद हमेशा उससे यही बोलते हैं घर जाओ और इंजॉय करो, तो अब जाओ यहाँ से और मेरा पीछा छोड़ो। बस इसी तरह से वो जाने लगता है। तो जहाँ पे वो जब लिफ्ट में पहुँचता है तो मुनियोंग वहाँ पे पहुँचने के बाद बोलती है तुम मुझसे भाग नहीं रहे, तुम मुझसे डरते हो, डरपोक हो तुम जो अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते और दबा के रखते हो। अब जैसे ही लिफ्ट बंद होती है
हम गैंगजी को देख पाते हैं, जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि वो वाकई अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है और वो भी मुनियुंग को कहीं ना कहीं पसंद करता है, लेकिन वो नहीं बता पाता क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं बहुत सी मजबूरियां हैं जो अभी हमें नहीं बताई जाती। इसी के साथ स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है गैंगजी पहुंचता है अपने भाई सैंगजी के पास में, जहाँ पे कि वो बाहर आ गया होता है नॉर्मल होके और दोनों घर के लिए निकलते हैं, जहाँ पे कि गैंगजी सैंगजी को एक बुक देता है जो कि होती है एक डायनासोर से रिलेटेड, जो कि डायनासोर की इंसाइक्लोपीडिया होती है, जिसको देखने के बाद में सैंगजी बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ ये अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। जब वो घर के पास में पहुंच जाते हैं तभी वहाँ पहुंचता है जेसू, जो कि रात से पीने के बाद टुल्ल पड़ा था, अभी अभी आया है, दोबारा से उसका हैंगओवर उतरा है, जहाँ पे वो आने के बाद हाथ ऊपर करता है और बोलता है माफ कर दे भाई। बस इसी तरह से अब दोनों बात करते हैं गैंगजी और जेसू, जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है जेसू से तू हमारे चक्कर में अपनी जिंदगी मत खराब कर, अपने कैरियर को मत खराब कर, जा और अपना कैरियर बना। इससे हमें पता चलता है कि जो जेसू है वो भी इन्हीं के साथ में हमेशा सफर करता हुआ है, यानी कि जब जब ये दूसरी जगह पे रहने के लिए आते हैं दूसरे शहर में, तो इसे भी इनके साथ में जाना पड़ता है, या फिर यूँ कह लो एक बहुत अच्छा दोस्त है तो उसके साथ में जाता है, जहाँ पे वो बोलता है बकवास मत कर, बड़े भाई की तरह यूँ ना तेरे। बस इसी तरह से दोनों बहुत अच्छी सी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है मैं आज तक यही सोच रहा था कि हम उस तितली की वजह से भाग रहे हैं, यानी कि सैंगजी की वजह से हम शहर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन मुझे आज किसी ने एहसास दिलाया है कि हम सैंगजी की वजह से नहीं भाग रहे, बल्कि मैं खुद ही मुसीबतों से भागना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आज तक भागते हुआ आया हूँ शहरों से। जहाँ पे कि उसका दोस्त जेसू समझ जाता है ये फिर से मुनियुंग से मिल के आया है, इसीलिए इतनी गहराई वाली बात कर रहा है, जहाँ पे बोलता है तू फिर मुनियुंग से मिल के आया, अरे मुनियुंग। बस इसी के साथ सीन हमें दिखाया था घर पे, जहाँ पे कि गैंगजी और सैंगजी अपना सामान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से जाना है। तो इसी के साथ में गैंगजी पूछता है कि सैंगजी अगर हम अपने पुराने शहर जाना चाहें जहाँ पे कि हमारी मॉम थी, तुम जाना चाहोगे वहाँ पे? तो बोलता है तुम जानते हो कौन सी सिटी थी वो? तो सैंगजी बोलता है क्यों नहीं जाना चाहूंगा सोनजोन सिटी, वहाँ पे बहुत अच्छा नूडल मिलता है, बहुत अच्छी खाना मिलता है, चलो चलते हैं। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है। इसी के साथ में वो कुछ और भी बोल रहा होता है उसका भाई सैंगजी कि मैं बड़ा भाई हूँ ना, तो चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह से बोल के जैसे ही वो जाता है तो गैंगजी वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है, जहाँ पे उसकी रोने जैसी शक्ल भी हो जाती है। अब गैंगजी कॉल करता है अपनी दोस्त जूही को, जहाँ पे कि उसने ऑफर दिया था अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए और उसके लिए रहने के लिए अपना ही घर उसने ऑफर भी किया था। तो उसे कॉल करता है और बताता है मैं आ रहा हूँ उस सिटी में। अब इसके बाद एक मैसेज किया जाता है मुनियुंग के पास में, जहाँ पे कि मैसेज वो पढ़ती है तो उसे पता चलता है गैंगजी निकल रहा है सोनजोन सिटी के लिए। तो बस ये पढ़ने के बाद वो भी निकल जाती है। अब इसी के साथ हमें उसका स्टाफ दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि ऑलरेडी इतना सारा पंगा चल रहा है, न्यूज में इतनी सारी बातें चल रही है और ये मुनियुंग ऐसे ही बिना बताए कहीं पे चली गई है, जहाँ पे कि उसकी सेक्रेटरी बीच में आके बताती है कि उसी ने उसको मैसेज किया था, जिसकी वजह से वो गई है गैंगजी के पास में। बस इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है वो गैंगजी के हॉस्पिटल में पहुंच गई है, जहाँ पे कि गैंगजी बात कर रहा होता है फोन पे कि लाइट वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अंधेरे में से निकल के आती है मुनियुंग। और मुनियुंग को देखने के बाद गैंगजी का रिएक्शन भी कुछ अलग ही था कि ये यहाँ क्या कर रही है, जहाँ पे कि वो जब उसके पास में पहुंचती है तो वो पूछता है तुम यहाँ कैसे? तो मुनियुंग बोलती है तुम जहाँ मैं वहाँ। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। इस ऐप तक हमने देखा मुनियुंग पहुंच गई है गैंगजी के हॉस्पिटल में, जहाँ एज यूजुअल वो गैंगजी का पीछा फिर से करने लगती है और अपने ही स्टाइल में उसकी तारीफें कर रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है तुम जितने बचपन में हैंडसम थे, बड़े होने के बाद और ज्यादा हैंडसम हो गए हो। इसी के साथ हमें उन बच्चों की लव स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हमें हिंट मिलता है कि वो बचपन की स्टोरी इन्हीं दोनों की है। अब गैंगजी बोलता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें जो चाहिए जब तक मिलेगा नहीं तुम यहाँ से जाओगी नहीं, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो मुनियुंग बोलती है मुझे गैंगजी चाहिए। अब गैंगजी भी बोलता है क्या लड़की है ये हमेशा की तरह। अब हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल से कोई आता है, जहाँ पे कि वो बताता है मिस मुनियुंग आपको डायरेक्टर जी ने बुलाया है। इसी के साथ मुनियुंग यहाँ से जाती है डायरेक्टर के पास में, जो कि हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, और इस किरदार से मिल लीजिए। ये एक बहुत ही मस्त डॉक्टर है इस साइको हॉस्पिटल का, जहाँ पे कि वो लोगों को देखते ही पहचान जाता है ज्यादातर कि कौन साइको है और कौन नहीं। यहाँ पे मुनियुंग काफी सारे काम से आई है, जिसमें से कि एक काम अब आप जान लीजिए, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताता है कि हमारे यहाँ पे एक ट्रीटमेंट चल रहा है इन साइको पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसके लिए हमें एक लिटरेसी के टीचर की जरूरत है, जो या तो राइटिंग सिखाए या फिर रीडिंग। जहाँ पे कि वो बोलता है कि आप ये काम कर सकती है, लेकिन उसी के साथ में वहाँ पे जो हॉस्पिटल की स्टाफ होती है वो डॉक्टर को याद दिलाती है कि मेन चीज बताइए, जहाँ पे कि डायरेक्टर फिर बताता है लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है, आप
आपको अपने पिता मिस्टर को हफ्ते में 2 बार 1 घंटे घुमाना होगा। और यहाँ पे डायरेक्टर ये भी बताता है क्योंकि ये एक चैरिटी टाइप का काम है तो आपको इसके लिए पैसा भी नहीं मिलेगा। अब आप खुद भी सोच रहे होंगे जहाँ पैसा नहीं मिल रहा है और उसे काम भी करवाया जा रहा है, ऐसी जगह पे वो क्यों काम करेगी, तो समझ जाइए क्यों करेगी। और ये डायरेक्टर भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है। बस इसी के साथ हमें मुनियुंग को दिखाया जाता है जो बाहर जाती है और उस पेज को जो कि दिया गया होता है उसे फाड़ रही होती है, लेकिन उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वो यहाँ के साइको पेशेंट को कहानियां सुनाएगी। और वो डायरेक्टर और वहाँ की एक स्टाफ दोनों बात करते हैं, जहाँ पे कि वो डायरेक्टर बताता है बहुत अच्छे से जानता था कि इसे कुछ तो ऐसा है यहाँ पे जो चाहिए, और वो हम भी जानते हैं उसे क्या चाहिए। अब हमें गैंगजी का सीन दिखाया जाता है जो कि मुनियुंग के फादर की टेक केयर कर रहा होता है क्योंकि वो इसी साइको हॉस्पिटल में अब काम करता है। और साथ में ही वो जाता है अपने ड्रेसिंग रूम में जहाँ पे कि वो चेंज कर रहा होता है अपने कपड़ों को। लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं मुनियुंग को जो कि गैंगजी को देखने के बाद में फ्लैट हो जाती है और वहाँ पे उसकी तारीफें कर रही होती है। लेकिन गैंगजी को शर्म आती है और उसे वो वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल रहा होता है, जाओ यहाँ से। और जब वो बाहर निकाल रहा होता है तभी वहाँ से आती है जूही, देख लीजिए इसका दूसरा प्यार, जहाँ पे कि वो गैंगजी को देखती है मुनियुंग के साथ में कुछ इस तरह से। बस इसी तरह से गैंगजी उसे बाहर निकाल देता है जहाँ पे कि पूरा हॉस्पिटल देख रहा होता है उन लोगों को। अब हमें दिखाया जाता है गैंगजी अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा होता है जहाँ पे कि मुनियुंग फिर पीछे से आती है और उसे छेड़ रही होती है कि चलो जाने मन घर छोड़ देती हूँ, और इस तरह से जो छेड़ रही होती है जहाँ पे वो बोल रहा होता है काम करो अपना, लेकिन वो बार बार कभी भोंपू बजा रही होती है कार का कभी कुछ, और इसी तरह से परेशान कर रही होती है। जहाँ पे आखिरकार गैंगजी बोलता है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो जाओ यहाँ से। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है काफी नखरे हैं तुम्हारे। बस इसी तरह से वो वहाँ से जा रही होती है और जाते जाते भी बोलती है नहीं मानोगे तो उठा के ले जाऊंगी। बस इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पे अब हम गैंगजी को देखते हैं जो कि घर पहुँचने वाला होता है जूही के साथ में। जहाँ पे जूही पूछती है मुझे तो लगा था तुम उसके साथ खाना भी खाओगे आज, लेकिन गैंगजी बोलता है अरे नहीं, मुझे एक ही तो टाइम मिला है छुट्टी के बाद में, वो भी मैं उसके साथ बिताऊंगा क्या। बस इसी के साथ में हम सभी लोगों को देखते हैं घर के ऊपर छत पे बैठे हुए, जहाँ पे होती है जूही, उसकी मॉम, गैंगजी, उसका भाई सेंगजी और गैंगजी का बहुत ही प्यारा दोस्त जेसू। अब जेसू पूछता है जूही की मॉम से कि आंटी आपने मुझे सबसे नीचे वाला कमरा दिया है और इन दोनों को सबसे ऊपर वाला कमरा दिया है जहाँ पे मस्त हवाएं सब आ रही है। जहाँ पे जेसू बोलता है मुझसे ज्यादा किराया भी लिया जा रहा है, लेकिन जूही की मॉम बोलती है अरे बेटे तुझे नीचे वाला कमरा दिया जो कि सबसे बड़ा है, लेकिन उसे टाल रही होती है। सबसे मस्त कमरा तो ऊपर वाला ही होता है जो कि टॉप पे है, जहाँ पे हवा आएगी और सब होगा। इसी के साथ जेसू नोटिस करता है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा खातिरदारी कर रही है गैंगजी की, जहाँ पे कि जूही भी काफी शर्मा रही होती है। इसी के साथ वो बताता है सेंगजी को कि देख रहे हो जूही की मॉम ने पसंद कर लिया है तुम्हारे भाई गैंगजी को, जहाँ पे कि सेंगजी बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें मुनियुंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो ढूंढ रही होती है इस शहर में अपना नया आशियाना, और गाड़ी में जा रही होती है और सीधा पहुंचती है अपने नए आशियाने के पास में जो कि होती है एक बहुत ही पुरानी हवेली। और वो उस हवेली के ताले को लेती है और चाबी से खोल देती है, जिससे कि हमें ये जानने को मिलता है कि ये हवेली या फिर ये बंगलो कोई गेस्ट हाउस नहीं है, वो उसका खुद का है, क्योंकि वो चाबी से खोल पाई है, जाहिर सी बात है इसके पास चाबी कहाँ से आएगी। और वो उस चाबी से गेट खोलने के बाद अंदर जाती है। इसी के साथ हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि उस बंगलो की हिस्ट्री बता रहे होते हैं सू को, जहाँ पे कि वो बताते हैं कि तुमने उसे ये मैसेज करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो जिस बंगलो में जाने वाली है वो एक भूतिया बंगला है जहाँ पे कि उसके साथ बहुत सारे राज दफन है। वो उसकी हिस्ट्री बताता है कि वो एक बहुत ही भूतिया बंगला है, जिस बंगलो को मुनियुंग के पिता ने बनवाया था अपनी बेटी के बर्थडे पे अपनी पत्नी के लिए, ताकि उसकी पत्नी वहाँ पे राइटिंग कर पाए एक शांति भरी जगह पे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जहाँ पे कि उसके पिता की हालत आज ऐसी है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी मॉम का उस दिन के बाद कोई पता नहीं है। अब मिस्टर ली बोलते हैं कि मुनियुंग उसी बंगले में फिर रहने के लिए गई है किसी एक बेवकूफ की वजह से, और वो हो तुम, जिसने कि एक बंदे की पूरी जन्म कुंडली निकाल के दे दी है मुनियुंग को। जहाँ पे कि मिस्टर ली सू को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं इसके लिए, और इसी से हम ये समझ पाते हैं कि जो हमने
एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था जहाँ बोल रही थी मुनयुंग कि तुम जितने बचपन में हैंडसम थे उससे बहुत ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। इसी से हम ये समझ पाते हैं कि उसने उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवा ली और उसे ऐसी बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है जो उससे कनेक्ट करती है और उसे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ चुका है, इसीलिए वो अपने प्यार का खुलेआम अब इजहार कर रही होती है उसे। अब तो आइए वापस जहाँ पे कि मुनयुंग जाती है इस बड़ी सी हवेली में, जहाँ पे कि हमें एक औरत को दिखाया जाता है बंगलों के ऊपर हाथ रखते हुए। बस इसी के साथ मुनयुंग करती है इस बंगलों में एंट्री और वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है और वो सो जाती है। अब जैसे ही वो सोती है उसे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और इसी के साथ में जब वो आँख खोलती है तो ऊपर उसे दिखती है एक औरत। जैसा कि मैंने बताया वो औरत उसी की माँ है। वो अपनी ही माँ से बहुत ज्यादा डरती है, जो कि एक चुड़ैल जैसी दिख रही होती है, एक चुड़ैल ही होती है आप कह सकते हो, जो कि उसे कहानी बता रही होती है कि तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे पास आएगा जरूर, लेकिन जिस तरह से एक प्रिंसेस को बचाया गया था वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे राजकुमार को पहले ही मार दूंगी। इसी से हमें फिर हिंट मिलता है जो बचपन वाली स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमने पहले भी बात की थी। जब वो लड़का उस लड़की के साथ में होता है वो साया उससे गायब हो जाता है। तो इसी चीज की बातें यहाँ पे चुड़ैल भी कर रही होती है कि मैं उस लड़के को तुम्हारे पास आने ही नहीं दूंगी। इस तरह से वो स्टोरी बता रही होती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मुनयुंग स्लीप पैरालाइज में होती है, यानी कि वो नींद में ही होती है और अपने हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं हिला पा रही होती है। और जब उसे होश आता है तब हम ये जान पाते हैं कि उसे स्लीप पैरालाइज होता है, जहाँ पे कि वो अपनी मॉम को देखती है, यानी कि उस चुड़ैल को देखती है जो आज तक उसे हमेशा से परेशान करते हुआ आई है। बस इसी के साथ में मुनयुंग वहाँ पे जाग जाती है और अपने हाथों को अपने कंधे पे रख के गैंगजी की बताई गई बातों को याद करने लगती है कि जब भी तुम्हें डर लगे या गुस्सा आए इस तरह से अपने कंधे पे हाथ रखना और कहना शांति शांति। लेकिन इसमें वो एक चीज और ऐड करती है, वो होता है गैंगजी, जहाँ वो गैंगजी को सोचने लगती है कि वो उसके पास में है और वो बहुत ही अच्छा फील करने लगती है और इसी तरह से वो वहाँ पे सो जाती है, एक बहुत ही अच्छी नींद लेती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि गैंगजी अपने भाई को कॉल करता है तो उसका भाई मौजूद होता है जेसू की पिज्जा शॉप पे, जहाँ पे कि वो काम कर रहा है अब से ड्राइंग बनाने का। जो भी वहाँ पे लोग आते हैं उनकी ड्राइंग वो बनाता है। और जब गैंगजी का कॉल आता है तो वो डर जाता है कि मेरे भाई को पता चलेगा तो मुझसे घर से बाहर निकाल देगा। इतना मासूम है कि इतना सब सोच रहा होता है, लेकिन जेसू वहाँ पे समझाता है अबे भाई समझ, अगर तू लोगों की पेंटिंग बनाएगा तो जो मनी भी मिलेगी। और वो बोलता है तू एक तरह चैरिटी का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है लोगों को। इसी के साथ में सैंगजी वहाँ पे मान जाता है और लोगों की पेंटिंग बनाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है गैंगजी के साइको हॉस्पिटल में आता है एक और साइको पेशेंट, जो कि होता है वहाँ के लोकल एमपी का बेटा, जिसको कि कुछ अजीब ही तरह की प्रॉब्लम है, वो है निर्वस्त्र हो जाने की। अब दिखाया जाता है गैंगजी को जो कि उसके रूम में होता है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होना होता है। और वो पेशेंट गैंगजी को अपनी कहानी बता रहा होता है कि किस तरह से मैं बाहर बहुत ज्यादा मजे कर रहा था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे पकड़ के यहाँ फिकवा दिया। हमेशा मुझे इन मंथ में ही कुछ प्रॉब्लम होती है जहाँ पे कि मैं इस तरह की हरकतें करने लगता हूँ। इसी के साथ गैंगजी उसके साथ में बात करता है जहाँ वो उसे इम्प्रेस कर देता है। उसे लेके जाना होता है उसे कंसल्टेंसी के लिए इस साइको हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास में, जहाँ पे कि उसे इतना इम्प्रेस कर देता है कि जाते जाते खुशी से जाता है। अब हमें दिखाया जाता है मुनयुंग को, जिसका कि आज पहला दिन है लिटरेसी क्लास के लिए, और वो क्लास लेती है जहाँ पे कि उस सभी पेशेंट को कुछ ऐसी बातें बोलती है कि जिंदगी में जीना सीखो और मौज करो, जिंदगी में मजे लो। इसी तरह से वो सभी को इम्प्रेस कर देती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ गैंगजी भी होता है और मुनयुंग पूरा ध्यान कहानी सुनाते हुए गैंगजी के ऊपर ही रखती है। अब जैसे ये सेशन खत्म होता है तो गैंगजी और मुनयुंग दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पे कि गैंगजी अपनी बात बोल रहा होता है कि सभी के नसीब में नहीं है कि वो मौज करें। लेकिन इसी के साथ में अब जब वो जा रहे होते बात करते हुए बाहर, तभी मुनयुंग उसे दोबारा छेड़ने लगती है। अब मुनयुंग बोलती है तुम कल रात को मेरे साथ थे मेरे सपनों में, और गैंगजी वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बैरेस होने लगता है। इसी के साथ मुनयुंग गैंगजी से बोलती है मेरे साथ मजे करोगे, और ये बात सुनने के बाद पूरा हॉस्पिटल उन्हें ही देखने लगता है, जहाँ पे गैंगजी जल्दी से भाग के आता है और उसे एक साइड में लेके जाके समझाता है कि मस्ती करना बंद करो और जाओ यहाँ से, सभी के नसीब में नहीं है कि वो मौज कर सके तुम्हारी तरह। लेकिन मुनयुंग बोलती है झूठे कहीं के। और ये बात सुनने के बाद गैंगजी थोड़ा सा दूर हो जाता है, जहाँ पे कि हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं गैंगजी भी मौज करना
चाहता है, मजे लेना चाहता है लाइफ में, लेकिन नहीं कर पा रहा है। बस इसी के साथ में हमें पता चलता है कि मोनियोंग उसके इमोशंस को ट्रिगर कर रही होती है ताकि वो भी लाइफ में खुश रहना सीखे, उसका भी अधिकार है। और इन्हीं सारी बातों के साथ में बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे आ चुका होता है सैंग जी, जहाँ पे की जूही मिलती है और जूही मिलने के बाद बोलती है मैं बुला देती हूँ गैंग जी को, तुम यहाँ पे रुको। लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है और बाहर जाता है। बाहर जाके देखता है कि पीछे से कोई जा रही है और वो उसे मुनियोंग लग रही होती है, यानी कि वो मुनियोंग ही होती है। और वो उसका पीछा करता है लेकिन तभी गैंग जी अचानक से बीच में आता है और उसे रोक लेता है। जहाँ पे कि वो बोलता है भाई मैंने देखा वहाँ पे मुनियोंग जा रही है। तो गैंग जी बोलता है अरे तुम्हारा भ्रम होगा, वो औरत मुनियोंग नहीं होगी। लेकिन सैंग जी बोलता है भाई उसे औरत मत बोलो, वो राइटर है। मुनियोंग बोलता है अरे हाँ चलो ठीक है, अब अंदर चलो, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवाना चाहता हूँ और उनके साथ अच्छे से बात करना। इसी के साथ वो उसे अंदर ले गया था और डायरेक्टर से मिलवाता है, जहाँ पे कि डायरेक्टर और सैंग जी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और सैंग जी अचानक से ही वहाँ पे बोर हो जाता है कि क्या ये डॉक्टर बार बार मुझे घूरे जा रहा है, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो डॉक्टर बोलना शुरू करता है कि तुम्हारे हाथ में जो ये छोटा सा डायनासोर है, इसका शरीर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका दिमाग बहुत छोटा होता है। इसके अंदर शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है पर दिमाग काफी छोटा होता है। और इसी तरह से वो उसकी खासियत बताने लगता है, जहाँ पे कि सैंग जी उससे रिलेट करने लगता है और उससे इम्प्रेस हो जाता है। इसी के साथ वो उसे चीजें दिखाने लगता है और अपनी एक कैप उतार के उसके सर पे रखता है, जहाँ पे वो उसको पहली बार में ही पसंद आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, वो डॉक्टर देखते ही समझ जाता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है ज्यादातर। तो इसी तरह से गैंग जी वहाँ पे आता है और वो डॉक्टर गैंग जी को बताता है कि इसने मुझे टॉपी दी है, पसंद किया इसने मुझे। बस इसी के बाद गैंग जी उससे पूछता है सर इसने कोई तितली की बात की है? तो वो डायरेक्टर बोलता है नहीं अभी तो नहीं की है, अभी पहला दिन है ना, तो थोड़ा समय लगेगा, बताएगा धीरे धीरे से। इसी तरह से वो सैंग जी को बोलता है सैंग जी ये जो बाहर देख रहे हो तुम, इसको मुझे दूसरी जगह पे चित्र करवाना है। मैंने सुना है तुम्हें पेंटिंग का बहुत शौक है, तो तुम मेरे लिए पेंटिंग करोगे इसके लिए? जहाँ पे कि वो अपनी पेंटिंग की जगह दिखाता है कि मुझे यहाँ पेंटिंग करवानी है। और सैंग जी देखता है इतनी बड़ी जगह पे पेंटिंग करनी है और मुंह खोल के देख रहा होता है। लेकिन वो बोलता है मैं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अब क्योंकि जेसू ने उसे पैसे की लत लगा दी है तो उसे वहाँ भी पैसा ही दिख रहा होता है। और वो उस डायरेक्टर से पूछता है मैं जरूर बनाऊंगा लेकिन मुझे कितने पैसे मिलेंगे? तो वो डायरेक्टर बोलता है तुम यहाँ पे पेंटिंग बस बनाओ मस्त एकदम अच्छी से, मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। और सैंग जी सुनने के बाद बहुत खुश होता है और अपने भाई गैंग जी को ताली मार के बोलता है यस मुझे पैसे मिलेंगे। इसी के साथ में सीन कट होता है और घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सैंग जी कुछ पैसे गिन रहा होता है। और गैंग जी पूछता है सैंग जी से कि वाह भाई तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हो गए, कितने पैसे हो गए? जहाँ पे कि सैंग जी बताता नहीं है और वो बोलता है अच्छा ये तो बताओ क्यों जोड़ रहे हो? लेकिन वो बता नहीं रहा होता है। पर गैंग जी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मत बताओ, जब मन करे तब बताना। लेकिन सैंग जी वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होता है और उसको एक पेज देता है जिसमें कि एक वैनिटी वैन होती है, जिसमें हम हर वो चीज रख सकते हैं जो हमारे घर पे होती है, यानी कि वो एक आर्टिफिशियल घर ही होता है वैनिटी वैन। तो बस वो इसी तरह की कार खरीदना चाहता है जो कि होती है 3,28,00,000 रुपए की। तो वो बताता है कि मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ जिससे कि हमें कभी भी तितली परेशान करे तो हमें पैक करके अपना घर ना जाना पड़े और ना ही हमें कभी अपना घर छोड़ के कहीं पे जाना पड़े। और इससे जो मेरा छोटा भाई गैंग जी है उससे मकान मालिक कभी परेशान नहीं करेगा और कभी कुछ गलत भी नहीं कहेगा। मैं अपने भाई के साथ में इस कार में रहना चाहता हूँ ताकि कभी भी वो तितली अगर हमारे पास में आए तो हम इस कार को कहीं भी लेके चले जाएं। और ये सुनने के बाद में गैंग जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि मेरा भाई मेरे लिए इतना कुछ सोचता है और उसे वो गले लगाता है और वो बोलता है भाई मुझे कोई दौलत कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे चाहिए। और इसी के साथ में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि मुनियोंग बोल रही होती है झूठे कहीं के, लेकिन गैंग जी बोलता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए। इसी के साथ में जो उसने गैंग जी के अंदर कुछ इमोशन ट्रिगर किए होते हैं वो सब भूल के अपने भाई को गले लगा के बोलता है मुझे बस भाई तुम ही चाहिए। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस MP का बेटा सुबह बहुत ज्यादा मजे कर रहा होता है, पूरे हॉस्पिटल में यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है और बहुत मजे कर रहा होता है। अब वो इसी तरह से वहाँ से भागते हुए बाहर जाता है जहाँ पे की होती है मुनियोंग की कार। और जब मुनियोंग उसे देखती है तो वो बोलती है चलो मैं करवाती हूँ तुम्हें असली मजे, और अपनी कार में लेके उसे वहाँ से निकल जाती है। इसी के साथ गैंग जी आ रहा होता है हॉस्पिटल के लिए जूही के साथ में, जहाँ पे कि उसे कॉल करके बताया जाता है वो MP का बेटा मुनियोंग के साथ में चला गया है। और ये सुनने के बाद गैंग जी बोलता है क्या? इसी तरह से अब हमें दिखाया था मुनियोंग की कार आ रही होती है सामने है, जहाँ पे कि गैंग जी उसके पास तक पहुंच जाता है और वो मुनियोंग की कार के सामने डट के खड़ा हो जाता है बिना डरे, जहाँ पे कि वो हट नहीं रहा होता है
और मुनियोंग धीरे धीरे स्पीड और बढ़ा देती है और बहुत ज्यादा रफ्तार में कार को भगाने लगती है, जहाँ पे कि वो एमपी का पागल बेटा भी सोच रहा होता है अरे क्या कर रही हो, लेकिन वो खुद भी डर रहा होता है पर बहुत मजे भी कर रहा होता है साथ में। इसी के साथ में कार बहुत ज्यादा तेज होती है, जहाँ पे कि जूही बोलती है गैंगजी वहाँ से हट जाओ, लेकिन गैंगजी बोलता है तुम दूर रहो, और गैंगजी वहाँ पे डट के खड़ा रहता है। और उसके बहुत करीब पहुंचने के बाद में मोनियोंग वहाँ पे ब्रेक मारती है और वो बहुत ही बाल बाल बचता है वहाँ पे। इसी के साथ में हमें वो बच्चे वाली स्टोरी दोबारा दिखाई जाती है, जहाँ पे कि वो बचपन में उस लड़की का साथ छोड़ के भाग गया था, लेकिन आज डट के खड़ा रहा मोनियोंग के सामने। अब इसी के साथ वो बोलता है बाहर निकलो और इस पेशेंट को भी बाहर निकालो, जहाँ पे कि वो बोल रही होती है कि तुम सभी के साथ इतने प्यार से बात करते हो, मेरे साथ ही क्यों इतने अकड़ू रहते हो। जहाँ पे कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब मुनियोंग बोलती है अब ये जाएगा और मजे करने के लिए, तुम तो मजे करते नहीं, किसी को तो करने दो। बस इसी के साथ वो कार लेके वहाँ से निकल जाती है, और जहाँ पे कि गैंगजी भी समझ जाता है ये एडी है, कुछ भी कर सकती है। बस जल्दी से जूही की कार लेता है, बोलता है जूही मैं तुम्हारी कार लेके जा रहा हूँ, और उसका पीछे करता है। अब कार चेजिंग सीन आता है यहाँ पे, जहाँ पे कि वो भाग रहे होते हैं, लोगों का नुकसान कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही मजे भी कर रहे होते हैं। इसी के साथ में वो एक जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पे कि उस साइको पेशेंट के पिता के लिए नारे लगाए जा रहे होते हैं कि वोट दो इसके पिता को, वोट दो। लेकिन वो बोलता है कि मेरे बाप को वोट मत देना, वो धोखेबाज है, वो सभी के साथ गलत करेगा। ऐसा बोल के कार जल्दी से जाने लगती है, तभी उनके पीछे पुलिस लग जाती है। अब क्योंकि उन्होंने वहाँ के एमपी के चुनाव के लिए प्रॉब्लम खड़ी की है, तो पुलिस का पीछे लगने तो बनता ही था। और मुनियोंग कार को एक इवेंट में ले जाती है, जहाँ पे कि उस साइको पेशेंट का बाप लोगों की खातिरदारी कर रहा होता है और बोल रहा होता है वोट मुझे ही देना। लेकिन अब वो साइको वहाँ पे पहुंचने के बाद देखता है कि ये मेरे बाप का इवेंट है। बस वो साइको जाता है माइक पे और यहाँ पे वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मेरे बाप को वोट मत देना, मैं अपने घर में सबसे कमजोर और सबसे छोटा बेटा रहा हूँ, जिसे कि मेरे बाप ने कभी नहीं अपनाया, और क्योंकि मेरे मार्क्स कम आते थे और मैं थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर था, तो मेरे बाप ने मुझे कभी अपनाया नहीं, किसी तरह की कोई आजादी नहीं दी, और मेरे साथ में हमेशा ही एक कैदियों जैसा व्यवहार किया है। और हमेशा ही जब भी मैं कभी थोड़ा सा खुश होने लगता हूँ, ये मुझे उठा के हॉस्पिटल में फेंकवा देते हैं। और मैं पागल नहीं था, क्योंकि ये लोग मुझे वैल्यू नहीं देते थे, तो मैं पागलों का नाटक करने लगा, साइको का नाटक करने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये नाटक करते हुए मैं कब पागल हो गया मुझे ही नहीं पता। और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोल रहा होता है कि मेरे बाप को वोट मत देना, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, अपने ही बच्चों के साथ में भेदभाव करता है। और वहाँ पे बहुत ज्यादा मजे करने लगता है, वो इतना एंजॉय करता है, इतना एंजॉय करता है, हंसता है, खेलता है, यहाँ वहाँ कूदता है, जिसको कि देख रहे होते हैं मुनियोंग और गैंगजी। और वो उसकी खुशी देख के खुद भी चौंक रहे होते हैं कि ये बंदे ने अपनी खुशी को दबा के रखी हुई थी और आज जाके इसने अपनी खुशियों को बाहर निकाला है, और ये कितना ज्यादा खुश है। अब गैंगजी उसे देखने के बाद में उसके इमोशन फिर से ट्रिगर होते हैं, जहाँ पे कि वो मुनियोंग को बोलता है मुझे भी मजे करने हैं। बस अब ये सुनती है मुनियोंग, जहाँ पे कि वो उसे देखती है कि सख्त लौंडा पिघल गया। इसी के साथ में हम देखते हैं कि गैंगजी के इमोशन ट्रिगर हो चुके हैं और वो भी अब खुल के जीना चाहता है उस साइको पेशेंट को देख के कि जब ये खुश हो सकता है तो मुझे भी अधिकार है खुश होने का। बस इसी के साथ ये एपिसोड आज का यहाँ पे होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है मुझे भी मजे करने हैं, और मुनियोंग उसे देख के खुश होती है, आखिर सख्त लौंडा पिघल गया। इसी के साथ में अब हमें दिखाया जाता है गैंगजी वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे कि मुनियोंग बोलती है कहाँ जा रहे हो, हमें मजे करने जाना है। गैंगजी बोलता है मैंने ऐसा कब कहा। मुनियोंग बोलती है हद है यार, तुम्हें भूलने की बीमारी तो नहीं है। जहाँ गैंगजी बोलता है वो मैं अपने आप से बात कर रहा था। जहाँ मुनियोंग भी बोलती है बड़ा ही पत्थर दिल इंसान है यार, मानता ही नहीं है। इसी के साथ में वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उनसे पूछता है तुम ही दोनों हो ना जिसकी वजह से वो पागल बंदा यहाँ पे आया है और पूरा इवेंट खराब किया है। जहाँ पे कि वो मुनियोंग के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन गैंगजी बीच में आता है और उसे रोकता है उसके सेफ्टी वॉल बन के, जहाँ पे कि वो थोड़ा सबक सिखाता है उसे, और मुनियोंग देख के खुश होती है। इसी के साथ में जूही वहाँ पे आती है, जो कि बताती है कि तुमसे वो पेशेंट बात करना चाहता है। तो गैंगजी वहाँ पे जाता है और उस पेशेंट से बात करता है, जहाँ पे कि वो पेशेंट बोलता है कि आज जाके मैं इतना खुश हुआ हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, तुम उस लड़की को मत डांटना
जो मुझे यहाँ लेके आई है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है उस पेशेंट की मॉम वहाँ पे आती है, जो कि आने के बाद में उसे इमोशनली बहुत कुछ कह रही होती है और वो भी इमोशनली सुन रहा होता है और साथ में ही बोलते है तुम हमेशा ही परेशानी खड़ी करते रहते हो, तुम्हें तुम्हारे बाप से बदला ही लेना था ना, ले लिया बदला, लेकिन हमारी क्या गलती है। और उसको वहाँ पे मारने लगती है और काफी इमोशनली मार रही होती है, जहाँ पे उन दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है और हम समझ पाते हैं। अब जैसे ही उसकी मॉम को एहसास होता है कि वो पब्लिक में है तो उसे छोड़ देती है और इमोशनली देख के वहाँ से चली जाती है। जहाँ वो पेशेंट गैंगजी को बोलता है भले ही वो मुझे मार रही थी लेकिन वो मुझे उतना ही प्यार भी करती हैं। जहाँ गैंगजी पूछता है तुम्हें ये कैसे पता, वो बोलता है कि मेरी मॉम, क्योंकि वो अपने दूसरे बच्चों को संभालने में इतनी बिजी थी कि वो मुझे प्यार तो देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाई, और मेरे बाप भी उसमें भूमिका निभाता है जिसकी वजह से वो प्यार नहीं दे पाई मुझे। जहाँ गैंगजी ये सुनने के बाद इमोशनल होने लगता है और कुछ फ्लैशबैक हमें दिखाए जाते हैं लेकिन ज्यादा अभी नहीं बताया जाता है, और गैंगजी उसकी ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसी के साथ में अब वो जूही को बोलता है जूही तुम जाओ, मैं मुनियुंग के साथ में आऊंगा, और गैंगजी वहाँ से मुनियुंग के साथ में जाने के लिए बोलता है, जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है हम मजे करने जा रहे हैं, लेकिन गैंगजी बोलता है नहीं हम हॉस्पिटल में जाएंगे। बस इसी के साथ ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और वो हॉस्पिटल में जाने से पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे कि खाना खाते हैं। लेकिन तभी गैंगजी को कॉल आता है जहाँ पे कि सामने वाली कॉल पे होते हैं मिस्टर ली, और मिस्टर ली गैंगजी को कुछ इस तरह की बातें बोल रहे होते हैं कि क्या मुनियुंग ने तुमसे ये कहा है कि तुम चाहिए उसे और वो तुम्हें पाके रहेगी, इस तरह की बातें की है। जहाँ पे गैंगजी बोलता है हाँ की है, लेकिन तुम्हें क्या मतलब। तो मिस्टर ली बोलते हैं तो भाई बच के रहना उससे, क्योंकि जिससे वो कहती है ऐसा वो उसे पा लेती है पूरी तरह से, तो ध्यान रखना। जहाँ पे कि हमें मुनियुंग का थोड़ा सा दिखाया जा रहा होता है उसी तरह से चाकू वाकू लेके उसे पाने की कोशिश कर रही होती है और काफी स्वीट सा मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो हर बार की तरह उसे पाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देख पाते हैं मिस्टर ली बस गैंगजी को डरा रहे होते हैं, जहाँ गैंगजी बोलता है मैं देख लूंगा चिंता मत करो। बस इसी के साथ में गैंगजी वापस आता है मुनियुंग के पास में और खाना खाता है, और खाने खाते हुए उनके बीच में कुछ थोड़ी बहुत बातें होती है। अब गैंगजी मुनियुंग से पूछता है कि तुम्हारी नई ज़ॉम्बी किड बुक पे बैन लग गया है, क्या वो इसलिए है क्योंकि तुमने मेरे भाई की मदद की थी। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है अरे नहीं, ये मीडिया वाले और इन सब लोगों को बस एक बहाना चाहिए होता है बुक को बैन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक डार्क कहानी है और डार्क ही उसके इमेजेस हैं, इसीलिए उन लोगों को पहले से ही परेशानी थी। लेकिन वो लोग समझते नहीं है उसके अंदर जो मैसेज है। जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है समझाओ क्या मैसेज है। तो मुनियुंग बोलती है मैं चाहती हूँ तुम वो किताब पढ़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें उसमें क्या समझ में आता है। जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है अरे मेरी फेरी टेल पढ़ने की उम्र नहीं है। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है अरे अभी तो तुम बच्चे ही हो, कहाँ बड़े हुए हो। जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है मैं तो खुद अभी छोटी सी बच्ची हूँ और मैं तुम्हारे अंदर भी देख सकती हूँ एक ऐसा बच्चा है जिसको कि प्यार की बहुत ज्यादा भूख है। और हम देख पाते हैं गैंगजी वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल होता है और हमें एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है और मुनियुंग उसके ऊपर हाथ रखती है और हमें दिखाया जाता है गैंगजी फील कर रहा होता है कि वो सच में बच्चा ही है और उसे प्यार की ही जरूरत है। बस इसी के साथ में सीन कट होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि मुनियुंग की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है और हमारा हॉस्पिटल बंद करवाने की नौबत तक आ गई है उस पॉलिटिशियन की वजह से, तो मुनियुंग को निकाल देना चाहिए। जहाँ पे कि उन लोगों को पता चलता है कि जूही मुनियुंग की बचपन की दोस्त है, यानी कि वो उसके स्कूल में बचपन से ही पढ़ते हुए आ रही है। तो जब जूही से पूछा जाता है, जूही भी गैंगजी के करीब जाते हुए मुनियुंग देखती है तो उसे भी लगता है कि निकाल देना चाहिए, कि मेरा प्यार कैसे छीन सकती है। बस इसी तरह से वो भी बोलती है उसे निकाल दो, लेकिन डायरेक्टर बोलता है हमें थोड़ा और समय लेना चाहिए। इसी के साथ में अब हमें गैंगजी और मुनियुंग को देखते हैं जो कि कार में जा रहे होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि गैंगजी पूछता है तुम अपने पिता को घुमाने क्यों नहीं लेके जाते जो तुमने वादा किया है। तो बोलती है अरे छोड़ो, वादे कस्में ये सब खोखली चीजें हैं। मुनियुंग बोलती है वैसे भी जो मुझे चाहिए था वो मिल ही गया, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ एक ऐसे इंसान पे जिन्हें डिमेंशिया है, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता है कुछ भी ठीक से, तो मैं उन पे अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ। इससे अच्छा तो है वो मर ही जाए। जहाँ पे कि गैंगजी उसे देखता है कि कैसी लड़की है, लेकिन अब मुनियुंग पूछती है तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु कैसे हुई। जहाँ पे कि गैंगजी चौंकता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता मेरे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। जहाँ मुनियुंग बोलती है अरे रिसर्च करवाया है तुम पे पूरा, किसी भी आइटम को खरीदने से पहले उसके ऊपर रिसर्च करवाई जाती है ना, वैसे ही करवाया गया है तुम्हारे ऊपर रिसर्च। जहाँ बोलती है अरे चिंता मत करो, बस नॉर्मल बैकग्राउंड चेक किया है। अब गैंगजी बोलता है तुम्हारे लिए मैं आइटम हूँ। जहाँ मुनियुंग बोलती है हाँ आइटम की तरह ही हो और क्या। और मुनियुंग एक एग्जाम्पल देती है कि जैसे माँ बाप के पास में जो लायक बेटा होता है वो रख लेते हैं और जो नालायक होता है उसे छोड़ देते हैं। अब मुनियुंग जब ये एग्जाम्पल देती है तो गैंगजी को कुछ फ्लैशबैक आते हैं जहाँ पे कि वो अपनी मॉम को देख रहा होता है
जहाँ पे कि हमें पूरी स्टोरी अभी नहीं दिखाई जाती है। और मुनयुंग बोलती है कि जैसे कि उस पेशेंट के साथ में हुआ जहाँ पे कि वो लायक बेटा नहीं था, उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया। लेकिन गैंगजी को ये बात सुन के थोड़ा बुरा लगता है, जहाँ पे कि वो अपने आप से कुछ रिलेट कर पा रहा होता है, जहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या उसका फ्लैशबैक है पूरी तरह से। लेकिन वो बहुत ज्यादा बुरा मान जाता है और वो बोलता है गाड़ी रोको। लेकिन मुनयुंग गाड़ी नहीं रोक रही होती है, तो गैंगजी अपने ही तरीके से कार को रुकवाता है और रोकने के बाद में कार से बाहर निकल के जाने लगता है। लेकिन मुनयुंग पीछे से आती है और बोलती है अब क्या हुआ तुम्हें, अब क्या परेशानी है। जहाँ पे कि गैंगजी उसको देखता है और बोलता है मैं गलत था, मैंने तुमसे कुछ उम्मीदें लगा ली थी। जहाँ पे कि मुनयुंग बोलती है अच्छा क्या उम्मीदें लगा ली थी। जहाँ पे कि गैंगजी उसे बताता नहीं है और बोलता है कि वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। और ऐसा बोलने के बाद में गैंगजी वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे कि मुनयुंग परेशान हो जाती है और उसके सब्र का बांध आखिरकार टूट जाता है। जहाँ पे कि वो बोलती है आई लव यू गैंगजी, और ऐसे तेज की चिल्ला रही होती है। लेकिन गैंगजी सुन नहीं रहा होता और इग्नोर कर रहा होता है। जहाँ पे मुनयुंग बार बार बोल रही होती है गैंगजी आई लव यू टू बोलो, लेकिन गैंगजी नहीं बोल रहा होता और बार बार चिल्ला के आई लव यू बोल रही होती है। अभी ये सीन मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए इसका एक क्लिप मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता है। और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, तो वहां जाके आप इस सीन को देखिएगा, इसके इमोशन और आपको फील होंगे। तो बस इसी तरह से मुनयुंग बार बार बोलती है, लेकिन गैंगजी गुस्से में होता है और उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसी के साथ अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मुनयुंग होती है अपने उसी भूतिया बंगले में, जहाँ पे कि आता है मिस्टर ली और बहुत ज्यादा डरते हुए आता है कि मुनयुंग कहाँ तुम इस भूतिया बंगले में बैठी हुई हो, और उसे बताता है कि तुम्हारी ज़ॉम्बी की जो सीरीज वाली बुक है उसकी सेल्स पर रोक लग चुकी है, तो कुछ तो करो अब। जहाँ पे मुनयुंग उसे बोलती है कुछ करेंगे चिंता मत करो, और साथ में ही वो बोलती है तुम भी आज यहीं रहोगे। लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं अरे नहीं रे बाबा नहीं, और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है वहाँ से। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो लोकल एमपी पूरा लाल गुब्बारा बन के आया होता है, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि उसकी सारी रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ मट्टी में मिला दी गई है इस हॉस्पिटल की वजह से। वो सीधा जाता है डायरेक्टर के कमरे में, और जाने के बाद में उस डॉक्टर डायरेक्टर से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता है और कहता है उन दोनों को बुलाओ। इसी के साथ में जूही कॉल कर रही होती है मुनयुंग को, लेकिन तभी वहाँ पे गैंगजी आता है और बोलता है उसे कॉल मत करो, मैं देख लूंगा। जहाँ पे कि हमें भी समझ में आता है कि शुरुआत में जो पागल पेशेंट ने कहा था कि मुनयुंग को इन सब में मत घसीटना, उसे भी कहीं ना कहीं वो बात याद है। इसी के साथ में गैंगजी पहुंचता है उस कमरे में जहाँ पे कि डायरेक्टर है और उस पागल पेशेंट के बाप के पास में। अब उस साइको का बाप गैंगजी से पूछता है वो कहाँ है तेरी साथी, तो गैंगजी बोलता है उसे इन सब में मत घसीटो, तुम्हारा बेटा खुद अपनी मर्जी से गया था। जहाँ पे कि उस साइको का बाप बोलता है अबे वो पागल है, कहीं भी निर्वस्त्र हो जाता है और सारे पैसे उड़ाता रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, वो अपनी मर्जी से कैसे जा सकता है। मुझे पता है तुम सब लोगों की साजिश है, क्योंकि मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवाने वाला था इसलिए, और भी बहुत सी बातें बोल रहा होता है। अब उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर यानी कि डॉक्टर बोलता है आप चिंता मत कीजिए, जो लास्ट इवेंट में आपके साथ में हुआ है, आपके साथ भले ही आपका नुकसान हुआ हो, लेकिन आपके बेटे की हालत बहुत ज्यादा ठीक हो गई है, तो वो जल्द ही घर पे जा पाएगा। अब वो साइको का बाप ये सुनने के बाद और ज्यादा भड़क जाता है कि तू इस हॉस्पिटल से मेरे बेटे को घर भेजने की बात कर रहा है, जहाँ पे कि वो और ज्यादा पागलपंती करेगा। वो हॉस्पिटल में ही रहेगा, तुझे यहाँ पे नजर रखने के लिए रखा है उसे, तो उसकी नजर रख, और वो कभी पागल खाने के हॉस्पिटल से बाहर नहीं आएगा। मैं उसे अलग अलग साइको हॉस्पिटल्स में भेजता रहूंगा, लेकिन वो कभी घर नहीं जाएगा और कभी बाहर भी नहीं आएगा। अब ऐसे ही जिंदगी बिताएगा। जहाँ पे कि उस डायरेक्टर डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो अपने ही बेटे के बारे में, और ऐसा बोल के वो पीछे जा रहा होता है। अब उस साइको का बाप बोलता है मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा जो किसी काम का नहीं है। अब गैंगजी बोलता है कि क्या ये जरूरी है जब बच्चे अपने माँ बाप के काम आए तभी उन्हें पैदा किया जाए या उन्हें अपनाया जाए। तो वो साइको का बाप गैंगजी के पास आके बोलता है हाँ ये जरूरी है, और तू ये अपने माँ बाप से जाके पूछ जिन्होंने तुझे पैदा किया होगा, अगर तू उनके काम ना आए तो वो तुझे भी छोड़ देंगे, किसी काम का नहीं होगा तू उनके। अब यही बात मुनयुंग ने कही थी, तो गैंगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अब ये इस बुढ़ऊ ने कहा है तो उसे और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो उस बुढ़ऊ को बोलता है जब वो बच्चा चाहिए ही नहीं था तो पैदा क्यों किया। बहुत तेज चिल्ला के बोलता है, जहाँ उस बुढ़ऊ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है, और सीधा उसके घुमा के थप्पड़ मारता है बड़ी ही तेज से। जहाँ पे कि वो डायरेक्टर डॉक्टर भी देखता है और उसे भी बहुत गुस्सा आता है,
लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता उस समय पे। अब गैंगजी को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि गैंगजी अपना फेस वॉश कर रहा होता है और अपने गुस्से को भी वॉश कर रहा होता है साथ में। अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर के कमरे में वो स्टाफ आती है जिसका नाम है वोंग कीडो, और वो आने के बाद बोलती है सर आपने ऐसा कैसे होने दिया। जहाँ पे कि वो बोलता है अरे नॉक तो करके आया करो, चलो यहाँ आओ मुझे कुछ दिखाना है। जहाँ पे कि वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता है, उसने उस सारी घटना को रिकॉर्ड कर लिया होता है और बोलता है ये देखो अब मैं ये चीज मीडिया में दिखाने की धमकी दूंगा उस लोकल एमपी को और उसे हद में रहना सिखाऊंगा, और साथ में ही वो हमारे हॉस्पिटल को डोनेशन भी देगा। और अब हमारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, वो है हमारे बंदे पे हाथ उठाने वाले को सबक सिखाना। जहाँ पे कि हम इन दोनों को देख पाते हैं, जहाँ पे कि ये चिंगू बिंगू दिख रहे होते हैं, काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है इनकी। अब सैंगजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो इशारे करके बोल रहा होता है यहाँ पे बनेगी ये पेड़, यहाँ पे ये बनेगा, पेंटिंग की बातें कर रहा होता है। लेकिन पीछे से आती है मुनयुंग जहाँ पे वो भी बोल रहे होते हैं तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे। जहाँ पे कि सैंगजी पीछे देखता है यहाँ पे ये बनेगा, और देखने के बाद में उसे देखता ही रह जाता है कि मेरी फेवरेट राइटर आखिरकार मेरे सामने है। और वो समझ ही नहीं पाता कि कैसा रिएक्ट करना है और बोल रहा होता है अरे यार अब मैं क्या करूं। बस इसी तरह से अब वो बैठे होते हैं एक टेबल पे जहाँ पे कि दोनों बात करते हैं, और सैंगजी मुनयुंग की एक तस्वीर बना के देता है बहुत खूबसूरत सी, और बनाने के बाद बोलता है इसके इतने पैसे लगेंगे दीजिए। जहाँ पे कि मुनयुंग भी देख के बोलती है अरे यार पैसे भी लोगे अब तुम मुझसे। बस इसी तरह से उनकी नॉर्मल बातें चल रही होती है जहाँ पे कि गैंगजी आता है पीछे से, और आने के बाद सैंगजी से बोलता है सैंगजी तुम जाओ यहाँ से, अभी मुझे बात करनी है इससे कुछ। जहाँ पे कि सैंगजी जा नहीं रहा होता क्योंकि वो अपनी फेवरेट राइटर को देख के इतना एक्साइटेड हो चुका होता है कि वो कहीं जाना ही नहीं चाहता होता है, क्योंकि अब गैंगजी उसे बोल रहा होता है जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहा होता है। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के बोलता है सैंगजी जाओ यहाँ से प्लीज। तो उसका जो चेहरे का रिएक्शन होता है वो बहुत लाउड होता है, और ये देखने के बाद में सैंगजी ब्लैंक आउट हो जाता है, जैसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है ये सब। जहाँ पे कि वो बहुत ज्यादा डर भी गया होता है। तो बस गैंगजी इस चीज को समझ लेता है और मुनयुंग को साइड में लेके आता है, जहाँ पे कि मुनयुंग उसका चेहरा देखते ही समझ जाती है कि उसको किसी ने मारा है। और मुनयुंग बोल रही होती है कि तुम्हें किसने मारा है मुझे बताओ, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी, बताओ किसने मारा है, और तुम ऐसे शांत कैसे रहे जब तुम्हें किसी ने मारा। अब गैंगजी बोलता है अगर मुझे किसी ने मारा भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तुम ही बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तुम तो ये तक नहीं जानती कि तुम कैसा फील कर रही हो। तुम्हें तुम्हारे ही इमोशंस नहीं पता कि तुम कब गुस्सा फील कर रही हो या फिर कब तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। बस चिल्लाना जानती हो तुम लोगों पे, अंदर से खोखली हो तुम जो अपने ही इमोशंस को नहीं फील कर पाती। तो अब से ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम मेरे बारे में सब जानती हो, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। बस इसी के साथ गैंगजी यहाँ से निकल जाता है। अब हम सैंगजी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और हमेशा की तरह अकेले में एक टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है, जहाँ उसे कोई छोटा सा जानवर बना के दिखाता है और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो होती है जूही की मॉम। इससे हमें ये पता चलता है कि जूही की मॉम भी यहाँ पे काम करती है और वो यहाँ पे खाना बनाने का काम करती है। बस इसी के साथ में वो उसे समझा रही होती है और सैंगजी के साथ थोड़ा सा बॉन्ड बना रही होती है, यानी कि उसका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही होती है, पर सैंगजी मान नहीं रहा होता है। तो बस जूही की मॉम बाहर जाती है और गैंगजी को बोलती है कि बच्चे तुम घर जाओ, मैं सैंगजी को ले आऊंगी बाद में। तो गैंगजी जूही की मॉम को धन्यवाद बोल के यहाँ से निकल जाता है। अब मुनयुंग के पास में उसके फादर को लाया जाता है, जहाँ पे कि उसे 1 घंटा वॉक करवानी होती है, और मुनयुंग को बताया जाता है कि इन्हें कुछ सुनाई नहीं आता है और ना ही अभी कुछ समझने की हालत में है। लेकिन मुनयुंग बोलती है ऐसा है क्या, और मुनयुंग अपने पिता के कान में जाके बोलती है पापा आप जानते हो ना मुझे, मैं हूँ मुनयुंग। बस इतना सुनने की देर थी जहाँ पे कि उसके वायर सारे हिल जाते हैं और वो फिर से एक बार एक्टिव होने के बाद में उसका गला घोट के फिर मारने की कोशिश करता है। अब ये बहुत अजीब है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर से कर रहा होता है, जहाँ पे कि लोग उसे बचाते हैं और बचाने के बाद में मुनयुंग के काफी सारे इमोशंस एक साथ ट्रिगर होते हैं, जहाँ पे कि वो रो भी रही होती है, आंसू निकल रहे होते हैं और साथ ही में हंस भी रही होती है। बस इतने सारे इमोशंस एक साथ ट्रिगर उसके हो जाते हैं। अब हमें गैंगजी को दिखाया जाता है जो कि घर के लिए जा रहा होता है और एक बस में होता है। अब जब वो जा रहा होता है तभी वो रास्ते में देखता है मुनयुंग को पैदल चलते हुए रोड पे। अब एक अजीब बात है, उसके पास अपनी खुद की कार है और वो पैदल चल रही होती है, लेकिन गैंगजी क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, ये देखने के बाद में उतरता नहीं है और घर के लिए निकल जाता है।
बस इसी के साथ में जब गैंगजी घर पे पहुंचता है तो अपना कुछ काम कर रहा होता है और काम करते करते ही उसे बार बार याद आ रही होती है मुनियोंग की, जहाँ पे कि उसे उसकी चिंता भी हो रही होती है और बहुत सारे इमोशंस उसके भी ट्रिगर हो चुके होते हैं और वो भी बहुत कुछ सोच रहा होता है। इसी के साथ में जब वो कुछ सामान निकाल रहा होता है सैंगजी के बैग में से, तभी मुनियोंग की किताब निकलती है जिसे गैंगजी पढ़ना शुरू करता है। मुनियोंग की कहानी में एक ऐसा बच्चा होता है जो कि अब नॉर्मल पैदा होता है, यानी कि वो ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से कोई भी उसे अपनाता नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसे अपनाती है क्योंकि माँ तो माँ होती है। बस इसी के साथ में अब हमें गैंगजी का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे कि गैंगजी की मॉम अपने बड़े बेटे जो कि सैंगजी है ज्यादातर उसी पे ध्यान दिया करती थी। और एक दिन जब सैंगजी को कोई मार रहा होता है तब गैंगजी वहाँ पे उसे बचाने के लिए नहीं होता है, तो उसकी मॉम उसे इस बात पे मार रही होती है कि मैंने तुम्हें जो मार्शल आर्ट वगैरह सिखाया है वो इसीलिए सिखाया था ताकि तुम अपने बड़े भाई सैंगजी की हिफाजत कर सको। और भी ऐसे बहुत सारे सीन आते हैं जहाँ पे कि वो सैंगजी का ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं गैंगजी को इग्नोर कर देती है। ऐसा करना नहीं चाहती है वो, लेकिन ऐसा होता है। इसी के साथ अब मुनियोंग की कहानी में बताया जाता है जहाँ पे कि वो ज़ॉम्बी जैसा बच्चा जो कि हमेशा ही खाता रहता है, लेकिन एक दिन अकाल पड़ जाता है गांव में, जिसकी वजह से सभी लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम और वो ज़ॉम्बी जैसा बच्चा बचता है जिसे खिलाने के लिए कुछ नहीं होता। अब माँ तो माँ होती है तो वो अपने आप को भी उसे सौंप देते हैं और अपने आप को सौंपने के बाद अंत में बहुत ही इमोशनली उसे एक बार हक करते हैं, यानी कि गले लगाते हैं। बस इसी के साथ में ही पहली बार वो बच्चा माँ बोलता है, यानी कि इमोशनली टच होता है। जहाँ पे कि इस कहानी में ये बताया गया होता है कि उस बच्चे को सिर्फ प्यार की जरूरत थी, भूखा नहीं था वो। अब ये जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डार्कनेस वाली, जैसा कि मुनियोंग ने पहले ही कहा था कि मेरे जो चित्र है वो डार्कनेस वाले होते हैं और जो कहानी है वो भी थोड़ी सी डार्क होती है, लेकिन जो उसके पीछे हिडन मैसेज होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, वो सभी के बस की नहीं है समझना। अब गैंगजी मुनियोंग की किताब का जो असली मैसेज है वो समझ जाता है, जहाँ पे कि उस ज़ॉम्बी को हमेशा से ही प्यार की जरूरत थी, वो कभी भूखा था ही नहीं। अब गैंगजी अपनी कहानी से इसे रिलेट करता है, जहाँ पे कि बचपन में सैंगजी को ही सारा प्यार मिला होता है उसकी मॉम का, और गैंगजी कहीं ना कहीं प्यार के लिए हमेशा से ही तरसता रहा है, लेकिन उसे बचपन में प्यार नहीं मिलता है। तो बस वो मुनियोंग की कहानी का मतलब समझ जाता है और ये सारे इमोशंस को समझने के बाद में बहुत ज्यादा रोने लगता है और बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तो गैंगजी भी हमेशा से ही प्यार चाहता था अपनी मॉम से, लेकिन बचपन में कहीं ना कहीं सैंगजी पे ज्यादा ध्यान होने के कारण वो गैंगजी पे कभी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। तो वो इन्हीं सभी इमोशंस को फील करके बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहानी का भी रियल मैसेज समझ जाता है। अब इसी के साथ में जेसू घर पे आता है गैंगजी के, जहाँ पे कि गैंगजी को उससे पता चलता है कि जब वो गया था पिज्जा डिलीवरी करने के लिए गैंगजी के हॉस्पिटल में, तब उसे वहाँ पे पता चला कि जो मुनियोंग है उसके फादर ने उसे दोबारा मारने की कोशिश की है, और इसी से ही गैंगजी को ये समझ में आता है कि वो पैदल रोड पे क्यों चल रही थी। बस जल्दी से वो बाइक उठाता है और ढूंढते ढूंढते किसी न किसी तरह से मुनियोंग के पास में पहुंचता है, क्योंकि वो भी समझ चुका होता है कि वो भी बहुत ज्यादा टूट चुकी होगी इतनी सारी चीजों से। बस दोनों एक दूसरे को दिख जाते हैं, जहाँ पे कि दोनों ही एक दूसरे को इमोशनली देख रहे होते हैं। बस इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। अब आपको ये एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहाँ पे कि हमने छोड़ा था, जहाँ गैंगजी और मुनियोंग दोनों एक दूसरे को इमोशनली देख रहे होते हैं, और जैसे ही गैंगजी मुनियोंग के पास पहुंचता है, मुनियोंग पूरी तरह से उसके कंधे पे टूट जाती है। जहाँ पे कि गैंगजी मुनियोंग को लेके एक होटल में आता है और पूछता है कि मुझे एक कमरा चाहिए, लेकिन वहाँ का जो ओनर है वो कमरा कुछ इस तरह से बता रहा होता है, 2 घंटे के लिए चाहिए, चैन वाला चाहिए, क्या क्या चाहिए, इस तरह से बहुत सारी बातें बोल रहा होता है और काफी नोटी नोटी बातें उसे बोल रहा होता है। जहाँ पे कि गैंगजी सुनने के बाद समझ जाता है किस तरह का होटल है, तो बस वो मुनियोंग को वहाँ से लेके निकलने लगता है, लेकिन मुनियोंग वहाँ से जाने से मना कर देती है। और गैंगजी कई बार पूछता है तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ, लेकिन मुनियोंग नहीं बता रही होती है। तो गैंगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम कभी भी रोड पे ऐसे निकल जाती हो पैदल पैदल, तुम्हें कुछ हो जाता वहाँ पे तो क्या करते। और मुनियोंग ये सुनने के बाद में अपने ही अंदाज में कुछ सवाल उससे करती है, हो जाता तो, मैं तो पागल हूँ ना, मैं तो खाली हूँ, अंदर से कुछ है ही नहीं मेरे अंदर, तो मेरी इतनी चिंता क्यों, ये चिंता है या प्यार है। और इसी तरह से इमोशनली डायलॉग बोल के उसे याद दिला रही होती है जो उसने अभी इससे पहले उसे कहा था। अब गैंगजी सुनने के बाद पूरी तरह से शर्म से पिघल जाता है और जल्दी से बोलता है हमें एक रूम दे दो, लेकिन वो पर्स लेके ही नहीं आया था, भूल जाता है घर पे, जिसके कारण उसे रूम नहीं मिलता है। तो बस अब मुनियोंग अपने घर का रास्ता बता नहीं रही होती है, तो मुनियोंग को मजबूरी में गैंगजी को अपने घर लेके आना पड़ता है, और जब वो घर के पास में पहुंचते हैं मुनियोंग उसे छोड़ ही नहीं रही होती है।
तो उसे बड़ी मुश्किल से छुटाता है और ऊपर लेके जाता है, जहाँ पे कि घर पे पहुंचते के साथ ही उसके कपड़े सूख रहे होते हैं और मुनियुंग एज यूजुअल हमेशा की तरह उससे मजे लेने लगती है। वाह, तुम्हारी चॉइस तो काफी मस्त है। यहाँ पे कि जल्दी जल्दी से गैंगजी अपने कपड़े छुपाता है और अपने कपड़े उसे पहनने के लिए देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गीली हो चुकी होती है। इसी के साथ मुनियुंग उससे पूछती है सैंगजी कहाँ पर है, तो गैंगजी बोलता है अपना काम करो और सैंगजी से दूर रहा करो, जहाँ पे कि वो बोलती है अच्छा, और सैंगजी को आवाज मारने लगती है, लेकिन तभी गैंगजी वहाँ पे उसे रोकता है और उसे एक साइड में फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि इंसान के हाव भाव दिखाता है कि ये देख लो किस तरह से इंसान मुस्कुराता है, हंसता है, रोता है, ये सारा एक्सप्रेशन देख लो, अगर नहीं देखोगी तो अकेली रह जाओगी। जहाँ पे कि मुनियुंग बोल रही होती है मुझे कोई बीमारी नहीं है जो ये सब मैं देखूंगी, हाँ मुझे पता है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है लेकिन इसे देखो, जहाँ पे कि गैंगजी उसे बार बार देखने के लिए कह रहा होता है। अब गैंगजी इन्हीं बातों के अंदर मुनियुंग को बताता है उसकी ज़ॉम्बी की कहानी का मैसेज, जहाँ पे कि वो बताता है उस बच्चे को कभी भी खाने की भूख नहीं थी, उसे सिर्फ प्यार चाहिए था। और जब ये मुनियुंग को बताता है तो मुनियुंग भी उसे देखती है कि पढ़ लिया है इसने, और मुनियुंग ये सुनने के बाद में मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मुझे खाना तो वरना मैं ज़ॉम्बी बन के तुम्हें ही खा जाऊंगी। जहाँ पे कि वो वहाँ से अपना पीछा छुटा के वॉशरूम के अंदर जाती है और वॉशरूम में जाने के बाद सोचती है साला गैंगजी मुझ पे तरस खा रहा है। मुनियुंग नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई तरस खाए बल्कि उसे प्यार की जरूरत है, इसीलिए उसने मना किया होता है कि ये मैसेज नहीं है, जबकि मैसेज यही होता है। अब हमें सैंगजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो गैंगजी की सारे हाव भाव देख चुका होता है, यानी कि उसे भी फेशियल एक्सप्रेशन काफी अच्छे से पढ़ने आते हैं। तो वो उन्हीं सब चीजों को देख रहा होता है कि मेरे भाई ने मुझ पे गुस्सा किया है और अपने आप को सजा दे रहा होता है। तभी वहाँ पे गैंगजी आता है और अपना हाथ अड़ा के उसे माफी मांग रहा होता है, लेकिन सैंगजी बहुत गुस्से में होता है इसीलिए माफ नहीं कर रहा होता है। तो गैंगजी बोलता है मुझे आज किसी ने मारा है और मेरे सारे मुंह से खून भी निकल रहा है। बस सैंगजी ये सुनने के बाद रुकता है और उसे देखता है, उसका फेस एकदम सही होता है। तो गैंगजी बोलता है अरे मैं तो ठीक हो गया, मस्त एकदम अच्छा दिख रहा हूँ। लेकिन सैंगजी बोलता है झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, और उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। जहाँ पे कि हम देख पाते हैं बाहर से जूही की मॉम और जेसू दोनों देख रहे होते हैं उसे पिटते हुए और काफी इमोशनली देख रहे होते हैं। और जैसे ही गैंगजी वहाँ पे आता है वो अपना अपना काम करने लगते हैं। तो जेसू पूछता है अबे तुझे मजा आता है क्या सबसे पिटने में? बस इसी के साथ में अब जूही की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, बैठ जाओ। लेकिन गैंगजी खाना वहाँ नहीं लेता है और खाना लेके ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर जाने के बाद में मुनियुंग के साथ में खाना खाता है और मुनियुंग खाना खाते हुए खाने की तारीफ करती है कि बड़ा मस्त खाना है, और वो खाना ठीक से नहीं खा पा रही होती है। तो एक बार गैंगजी हेल्प करता है तो वो बार बार उससे हेल्प मांगने लगती है और मजे लेने लगती है फिर से। अब गैंगजी बर्तन धो रहा होता है, मुनियुंग गद्दा बिस्तरा सब लगाने के बाद में मजे से उसे देख रही होती है और बोलती है गैंगजी तुम पीछे से बड़े मस्त दिखते हो। लेकिन गैंगजी जैसे उसे देखता है तो मुनियुंग बोलती है अरे मेरा मतलब है आगे पीछे दोनों से बहुत अच्छे दिखते हो। जहाँ पे कि गैंगजी समझ जाता है कि मेरी इज्जत खतरे में है और उसके पास जाके बोलता है चलो निकलो, तुम्हारा यहाँ पे टाइम हो गया, अपने घर जाओ यहाँ से। लेकिन मुनियुंग बोलती है नहीं मुझे यहीं रहना है, और गैंगजी बोलता है अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो ना, निकलो यहाँ से। लेकिन इसी के बीच में मुनियुंग बोलती है सैंगजी तेज की, लेकिन तभी वहाँ पे उसका मुंह रोकता है कि किसी को पता चलेगा यहाँ पे है तो क्या सोचेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे हम देख पाते हैं बाहर से आता है रेंगता हुआ या फिर यूं कह लो गाना गाता हुआ जेसू। जहाँ पे ये गैंगजी समझ जाता है जेसू और फटाक से बाहर जाता है और उसे रोकता है, बोलता है अरे भाई मैं सोच रहा तू अकेला होगा यार, चल कंपनी देता हूँ तेरे साथ खाना खाऊंगा। लेकिन वो बोलता है अरे नहीं नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने खाना खा लिया और तू जा यहाँ से। जहाँ पे बोलता है अबे तेरा चेहरा इतना लाल कैसे है, अरे क्या राज है। जहाँ पे कि वो जाने की अलग अलग तरीके से कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पा रहा होता है और गैंगजी भी ना जाने कैसे कैसे बचा रहा होता है। बस इसी के साथ में जेसू से बोलता है तू जा मैंने खाना खा लिया। बोलता है साले कुछ तो गड़बड़ है जो बता नहीं रहा है। बस इसी तरह से वो वहाँ से चला जाता है। अब गैंगजी जब अंदर आना चाहता है तो मुनियुंग अंदर से गेट बंद कर लेती है, जिसके कारण की गैंगजी अंदर नहीं जा पा रहा होता है। और गैंगजी बोलता है गेट खोलो, तो जहाँ पे कि मुनियुंग उसे खिड़की से बात करती है और बोलती है मुझे यहाँ पे रहने की परमिशन चाहिए तभी गेट खुलेगा। लेकिन गैंगजी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन वो नहीं मान रही होती है। तो फाइनली जाके वो डिसाइड करता है ठीक है मुझे अंदर आने दो। लेकिन उससे पहले वो कॉल करता है जेसू को, जहाँ पे कि कॉल करके वो बताता है कि भाई यहाँ पे पूरे में पानी भर गया, घर पे टंकी वगैरह टूट गई है जिसके कारण पूरी रात में साफ करूंगा, तो तू सैंगजी को अपने पास ही रखियो। जहाँ पे कि जेसू बोलता है मैं आऊँ क्या, लेकिन बोलता है अरे नहीं नहीं मैं संभाल लूंगा और आज का तू मेरा फेवरेट है। जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि जेसू हमेशा पहले पूछता रहता था कि भाई तेरा फेवरेट कौन है, लेकिन कभी नहीं बोलता था और आज जाके बोला है कि तू मेरा फेवरेट है। देख रहे हो स्वार्थी। अब रात को मुनियुंग गैंगजी से बोलती है जानो तुम झूठ बड़ी आसानी से बोल लेते हो। जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है मेरा भाई मेरे हाव भाव पढ़ता है, यानी कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस देखने के बाद में ये डिसाइड कर लेता है कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। अगर मैं दुखी हूँ और तब भी उसे हंस के दिखाता हूँ तो वो यही सोचता है कि मैं खुश हूँ। और मेरे लिए सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा भाई सैंगजी मेरे
मेरे चेहरे पे मुस्कान देख के खुद भी मुस्कुराता है और मुझे इस दुनिया में बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये झूठ है तो झूठ ही सही। अब मुनियुंग बोलती है तुम बचपन से ही झूठा मुस्कुराते हो। जहाँ पे कि गैंगजी उसे देखता है तो मुनियुंग बोलती है मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है वहाँ पे। और मुनियुंग पूछती है उस लड़की का क्या जिसकी आंखें तुम्हें मेरी जैसी दिखी थी, क्या वो बुरी लड़की थी? जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है नहीं वो बुरी लड़की नहीं थी, बल्कि उसने तो मेरी जान बचाई थी। बुरा मैं ही था जो उसे छोड़ के भाग गया था और आज तक भागते ही आ रहा हूँ। अब मुनियुंग बोलती है कि तुम मुझे क्यों लेने के लिए आए थे और भागे नहीं वहाँ से? जहाँ गैंगजी बोलता है हाँ मैं तुम्हारी तरह ही पागल था जो तुम्हें वहाँ से यहाँ लेके आया और अब मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे कि मुनियुंग थोड़ा सा मुस्कुराती है और सो जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सैंगजी परेशान कर रहा होता है जेसू को और पूरी रात सोने नहीं दे रहा होता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है गैंगजी को जहाँ पे कि मुनियुंग भी अपनी निंजा टेक्निक्स का यूज कर रही होती है रात को और यहाँ से वहाँ हो रही होती है, जिसके कारण गैंगजी परेशान हो जाता है और अपनी इज्जत को खतरे में पाके उसे साइड में करके तब जाके सोता है। अब सुबह जूही की शिफ्ट खत्म होती है और जूही आती है अपने घर पे, जहाँ पे कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है गैंगजी से मिलने के लिए। और जब वो गैंगजी से मिलने जाती है तभी देखती है उसकी छत पे होती है मुनियुंग। और देखने के बाद में इन दोनों का रिएक्शन देख लो। यहाँ पे कि जूही जाने के बाद पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मुनियुंग उसे बोलती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मतलब गैंगजी लेके आया मुझे यहाँ पे, जाहिर सी बात है। और इसी के साथ में वो गैंगजी की तारीफें करने लगती है, जहाँ पे कि वो बोलती है हम लोग रात को यहाँ पे सोए थे और बहुत मजे किए। जहाँ पे कि वो काफी कुछ बोल बोल के चिढ़ा रही होती है उसे। इसी के साथ में जूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये बचपन में तो मुझे स्कूल में परेशान किया ही करती थी, लेकिन यहाँ भी परेशान कर रही है। और दोनों एक ही बंदे के लिए लड़ने लगते हैं, वो होता है गैंगजी, और एक दूसरे को बहुत ज्यादा बालों से खींचने लगते हैं। अब गैंगजी दोनों जंगली बिल्लियों को लड़ते हुए देखता है और छुटाता है उन्हें, जहाँ पे कि सभी लोग एक एक करके वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और गैंगजी उसे वहाँ से लेके जाता है और मुनियुंग को कुछ पैसे दे के बोलता है तुम यहाँ से जाओ। और मुनियुंग गुस्सा होती है कि मुझे कुछ चिल्लर दे के भगा रहा है। अब सैंगजी फिर से नाराज हो जाता है, जहाँ पे कि गैंगजी उसे फिर से माफी मांगने लगता है। और सैंगजी नाराज इसलिए हुआ होता है क्योंकि गैंगजी ने अपने कपड़े पहनने के लिए दिए मुनियुंग को, उसके नहीं दिए। और गैंगजी बोलता है क्या, चलो ठीक है मैं अगली बार जब होगा ऐसा तो तुम्हारे कपड़े दे दूंगा। और वो मना लेता है इसी तरह से। बस इसी के साथ सीन आता है जूही के पास में, जहाँ पे कि जूही बहुत ज्यादा टूट जाती है कि गैंगजी को मुझसे छीन लिया है उस चुड़ैल ने। और वो अपनी मॉम से काफी कुछ बोल रही होती है, उस चुड़ैल ने गैंगजी को चुरा लिया है और ना जाने क्या क्या बोल रही होती है और बहुत ज्यादा रो भी रही होती है साथ में। लेकिन उसकी मम्मी उसे थोड़ा सा हिम्मत देती है और बोलती है अरे इतनी जल्दी कैसे हार रही हो, हिम्मत बनाए रखो और लगी रहो, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगी। जहाँ पे कि वो सुनने के बाद थोड़ा सा ठीक महसूस करती है। और जब वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगती है तभी उसकी मम्मी बोलती है वैसे वो मुनियुंग थी ना, जितनी वो बचपन में खूबसूरत थी उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है। जहाँ पे सुनने के बाद में जूही फिर से रोने लगती है। अब हमें सैंगजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो पेंटिंग बनाने की सोच रहा होता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कहाँ से स्टार्ट करूँ। तभी उस हॉस्पिटल का डॉक्टर डायरेक्टर आता है और ब्रूस लेके बस ऐਵੇਂ ही चला देता है पूरी दीवार पे। जहाँ पे कि सैंगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आपने ये क्या किया, ऐसे कैसे कर सकते हो। और वो डॉक्टर के पीछे पूरे हॉस्पिटल में भागता है। सीन बड़ा मस्त है और पूरी जगह पे भगाता है। यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा होता है अरे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, और पूरा मस्त सीन चलता है। बस इसी के साथ में अब सीन दिखाया जाता है गैंगजी और जूही का, जहाँ पे कि जूही बात कर रही होती है गैंगजी से कि तुम्हें याद है जब मुझे किसी पेशेंट ने थप्पड़ मारा था तब मुझे बहुत गुस्सा था और तब तुमने मुझे कहा था तुम भी मुझे मार लो और गुस्सा शांत कर लो, और मैं पागल तुम्हें बहुत तेजी से मार भी दिया था। तो जहाँ पे वो दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, इसी बात के बीच में जूही अपनी बात करती है कि तब हम बहुत करीब आ गए थे, क्या हम अभी भी बहुत करीब हैं? जहाँ गैंगजी समझ जाता है जूही क्या कहना चाहती है और गैंगजी ये कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तो तुम मुझ पे मत समय खराब करो। और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे दोबारा थप्पड़ मारना चाहती हो? जहाँ जूही समझ जाती है इसका मतलब ना है, लेकिन वो बोलती है चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन तुम मुझे पसंद करने से मत मना करना, मैं तुम्हें पसंद करते रहना चाहती हूँ, मुझे इससे खुशी मिलेगी। इसी के साथ में वो एक रिक्वेस्ट करती है कि अब तुम इन सारी बातों के कारण घर छोड़ के मत जाना हमारा, क्योंकि मेरी माँ का बहुत अटैचमेंट है तुम लोगों के साथ में, जहाँ उसे सैंगजी, जेसू और तुम सभी के साथ बहुत मजा आता है। बस अब इसी के साथ में हमें सैंगजी का सीन वापस दिखाया जाता है, जहाँ पेंटिंग के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन तभी मुनियुंग पीछे से आती है और वो सेम शब्द यूज
करती है, सैंगजी मजे करने। बस इसी के साथ वो उसे उठा लेती है यहाँ से, यानी कि अपने साथ ले जाती है। अब हमें दिखाया जाता है गैंगजी का सीन, जहाँ पे कि वो सैंगजी के बारे में पता करने के लिए कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता चल रहा होता। तो वो हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि वो मुनियुंग के साथ में गया है और सैंगजी मुनियुंग के घर पे बहुत कुछ देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है, क्या मस्त घर है यार। तभी वहाँ पे मुनियुंग आती है और उसे बोलती है, सैंगजी तुम्हें घर पसंद आया, यहाँ रहना चाहते हो? जहाँ पे कि सैंगजी बोलता है, अरे बड़ा मस्त घर है। तो मुनियुंग बोलती है, ये लो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, तुम रह सकते हो यहाँ पे। अब गैंगजी मुनियुंग को कॉल करता है, जहाँ उसका पहला सवाल था, तुम कहाँ हो? जहाँ मुनियुंग बोलती है, सापित महल में। तो गैंगजी बोलता है, मैं आ रहा हूँ। जहाँ मुनियुंग पूछती है, तुम जानते भी हो वो कहाँ है? जहाँ गैंगजी बोलता है, बहुत अच्छे से, मैं वहाँ आया था। तो मुनियुंग चौंकते हुए पूछती है, तुम कब आए थे? जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं डर के भाग गया था। और मुनियुंग बोलती है, अच्छा तुम्हें सब याद है? तो गैंगजी बोलता है, आके बात करते हैं। इसी के साथ में हमें एक शॉर्ट स्टोरी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे कि गैंगजी बचपन में आया था उसके पास में और उसने ऊपर से देख के नीचे आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश जब वो नीचे आई उसके सामने आई तो उसका फूल लेके उसने पैरों में कुचल दिया, हर बार की तरह एज यूजुअल। लेकिन आगे की स्टोरी क्या है वो आप जानते हो, वो आगे ही पता चलेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। अब आप बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है और ये सीरीज आपको कैसी लगती है। अगर आप नीचे कमेंट करके बताते हैं तो मुझे वीडियो का रिएक्शन पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी के साथ अब तक हमने देखा लास्ट एपिसोड में गैंगजी ने कंफर्म किया इस बात को कि बचपन में जो मुनियुंग ने जिस बच्चे को बचाया था वो गैंगजी ही था। और ये कंफर्म करने के बाद में गैंगजी पहुंचता है मुनियुंग के शापित महल में, जहाँ पे कि सैंगजी सो रहा होता है और गैंगजी उसे जगाता नहीं है। बस इसी तरह से वो मिलने के लिए आता है मुनियुंग से। तो गैंगजी मुनियुंग के पास पहुंचता है, जहाँ पे कि इस बार सवाल होता है मुनियुंग का कि तुम कब से जानते थे इस बात को? जहाँ गैंगजी बोलता है, मैं ये तभी से जानता था जब मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखा था। तो मुनियुंग बोलती है, तो आज तक मजे ले रहे थे? जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये रिवील हो और ये पता चले। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है, ऐसा क्यों? जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है, क्योंकि मैं बचपन में तुम्हें छोड़ के भाग गया था और आज तक भागते ही आ रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता था तुम दोबारा से लाइफ में वापस आओ। बस इन्हीं बातों के बीच में अब गैंगजी बोलता है, मैं आज भी ये सच्चाई नहीं बताता, इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब तुम हमें परेशान करना बंद करो। बस इसी के साथ में गैंगजी यहाँ से जाने लगता है, जहाँ मुनियुंग बोलती है, रुक जाओ, हम साथ में रह सकते हैं। लेकिन गैंगजी बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। और गैंगजी जब जा रहा होता है तो मुनियुंग बोलती है, रुक जाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन गैंगजी बोलता है, तुमने मेरी वो फालतू की जान बचाई थी, इसीलिए मैं आज तक ऐसी फालतू जिंदगी जी रहा हूँ। बस इसी के साथ गैंगजी फिर जाने लगता है और यहाँ पे मुनियुंग जब उसके पीछे जाती है तो गिरने वाली होती है, जहाँ गैंगजी उसे बचाता है। इसी के साथ में अब वहाँ पे आता है सैंगजी, और सैंगजी को देखने के बाद गैंगजी उसका नाम लेके बोलता है, सैंगजी चलो घर चलेंगे। लेकिन सैंगजी बोलता है, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे मुनियुंग ने आर्टिस्ट की जॉब दी है, जहाँ पे कि मैं उसकी किताबों के लिए आपसे ड्राइंग बनाऊंगा और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। जहाँ पे गैंगजी बोलता है, मजाक मत करो सैंगजी, चलो चलते हैं। लेकिन वो नहीं मान रहा होता और वो बहुत ज्यादा पैशनेट होता है कि अब मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और सैंगजी कई बार बोलने के बाद भी नहीं मानता है, तो गैंगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में फाड़ देता है। और अब इसके बाद में उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है सैंगजी को, जहाँ उसके शब्द ये थे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे सैंगजी का हक है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे सैंगजी का हक है, गैंगजी का नहीं है। और इसी तरह से बोलते बोलते वो उसे मारने लगता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही इमोशनल सीन, जहाँ पे कि सैंगजी बार बार ये बोल रहा होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट और सैंगजी पे सिर्फ सैंगजी का हक है और किसी का हक नहीं है, सैंगजी सिर्फ सैंगजी का है। इस तरह के शब्द बोल के वो गैंगजी को बहुत मार रहा होता है। और एक टाइम पे आने के बाद में मुनियुंग उसे रोकती है और वो धीरे धीरे से काम होता है और अंत तक वो एक ही बात बोल रहा होता है, सैंगजी सिर्फ सैंगजी है। अब इस बात का मतलब क्या है वो भी हम जानेंगे। फिलहाल मुनियुंग उसे वहाँ से काम करने के बाद जाने के लिए बोलती है घर के अंदर, जहाँ पे कि वो थोड़ा सा काम होता है और घर के अंदर जाता है, लेकिन तब भी वो गुस्से में होता है। अब मुनियुंग हाथ बढ़ाती है गैंगजी की तरफ, लेकिन गैंगजी खुद उठता है बड़ी मुश्किल से। और जब गैंगजी उठ जाता है तो मुनियुंग उसे एक सवाल करती है, जिस तरह से तुम्हें बचपन में सैंगजी को छोड़ने का मौका मिला था लेकिन तुमने नहीं छोड़ा था, आज सैंगजी ने खुद ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है, क्या उसे छोड़ोगे? लेकिन गैंगजी उसकी सवाल
सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ में हमें गैंगजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसकी मॉम उसे मार रही होती है, इसलिए क्योंकि उसने सैंगजी को प्रोटेक्ट नहीं किया था और उसने जो मार्शल आर्ट सिखाई थी वो सैंगजी को बचाने के लिए ही सिखाई थी। लेकिन गैंगजी ने उस दिन एक अचीवमेंट ली थी जिसके बताना चाहता था वो अपनी मॉम को, लेकिन उसकी मॉम ने उसे उल्टा मार दिया क्योंकि उसने सैंगजी को पिटने से नहीं बचाया। अब गैंगजी अपने बचपन में सैंगजी की वजह से इतना परेशान हो चुका होता है कि वो अपनी मॉम से दो बड़ी बातें बोलता है। पहली, क्योंकि गैंगजी सिर्फ गैंगजी का है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं सैंगजी को बचाता रहूं। और दूसरी बड़ी बात वो ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ सैंगजी मर जाए, क्योंकि वो इससे इतना ज्यादा परेशान हो चुका होता है, इसलिए वो अपनी मॉम को इतनी बड़ी बात बोलता है। इसी से उसकी मॉम बोलने लगती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और गैंगजी उस वक्त यही शब्द रिपीट करता है, गैंगजी सिर्फ गैंगजी का है, गैंगजी पर सिर्फ गैंगजी का हक है। और इसी बात को प्रेजेंट में सैंगजी ने रिपीट किया होता है क्योंकि उसको ये बात याद होती है बचपन की। बस इसी के साथ गैंगजी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है और इतनी बड़ी बातें बोलने के बाद वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे कि जो वो अचीवमेंट लेके आया था वो सैंगजी उठाने के बाद बोलता है गैंगजी अपना ये लेके जाओ, तुम्हारा ये छूट गया है। और वो दोनों भागते हैं और गैंगजी एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कि सैंगजी फिर भी गिरते पड़ते किसी तरह से उसकी अचीवमेंट को उसके पास लेके आ रहा होता है और बोल रहा होता है गैंगजी ये तुम्हारा है, तुम लो, गैंगजी पर सिर्फ गैंगजी का हक है। वो भी इस बात को समझ रहा होता है और बोल रहा होता है, जहाँ पे आखिरकार गैंगजी फिर से पिघल जाता है और अपने भाई को बोलता है ठीक है, और अपने भाई को इमोशनली देखने के बाद में गिले शिकवे मिटा के वहाँ पे खेलने लगते हैं दोनों। और वो दोनों बहुत ज्यादा खेल रहे होते हैं और इसी के साथ में एक लड़की उन्हें देख रही होती है जो कि होती है मुनियोंग। और इसी तरह से ये दोनों खेलते खेलते सैंगजी एक जगह पे जाता है जहाँ पे कि जो बर्फ होती है वो कच्ची होती है, और जब वो वहाँ जाता है तो वो बर्फ आखिरकार टूट जाती है। और वहाँ पे जब गैंगजी उसे देखता है तो वो भी सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, लेकिन उसके माइंड में कुछ बातें चल रही होती है जहाँ उसने कहा था परेशान होके सैंगजी तुम मर जाओ। और यही वो पल था जहाँ पे कि उसके पास चॉइस थी कि वो सैंगजी को छोड़ के चला जाए और जीवन में छुटकारा पाए और अपनी जिंदगी खुद गैंगजी बन के जिए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ना हो। और यही सोच के वो वहाँ से भागने लगता है कि सैंगजी तुम मरो यहाँ से, और भाग रहा होता है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वो एक समय पे जाने के बाद रुक जाता है और वापस आता है और पानी में कूदने के बाद अपने बड़े भाई सैंगजी को बचाता है वहाँ पे। और जब वो सैंगजी को बचा लेता है तो वो खुद बोल रहा होता है कि सैंगजी मुझे बचाओ, मैं भी डूब रहा हूँ। लेकिन सैंगजी गैंगजी को भागते हुए देख के उसके माइंड में ना जाने क्या होता है कि अब वो गैंगजी को नहीं बचाता और वो कुछ भी सोचे समझे बिना वहाँ से जा रहा होता है और चला जाता है। इसी के साथ में गैंगजी वहाँ डूबने लगता है तो एक लड़की जो कि मैंने बताया मुनियोंग थी वो वहाँ से आती है और उसके पास में कुछ फैक्ट्री जो कि फॉर्म का होता है और उसकी जान बचाती है। और जो अभी तक हम एक एनिमेशन वाली स्टोरी देख रहे थे जहाँ पे कि उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, और जो बार बार छोटे बच्चों की स्टोरी दिखाई जा रही होती है वो इन दोनों की होती है, और जो बचाने की बात होती है वो यही होती है जहाँ पे कि मुनियोंग उसे बचा लेती है। बस इसी के साथ सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पे कि गैंगजी को दिखाया जा रहा होता है और गैंगजी उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है जो कि सैंगजी ने साइन किया था, और जिसे फाड़ने के बाद में सैंगजी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था कि उसमें आखिर ऐसा है क्या। और जब गैंगजी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तो वहाँ पे नॉर्मल चीजें लिखी होती है कि सैंगजी को एक आर्टिस्ट का दर्जा दिया जाएगा, सैंगजी मुनियोंग की किताब के लिए ड्राइंग बनाएगा और उसे हमेशा रिस्पेक्ट दी जाएगी और उसे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन वहाँ पे सैंगजी एक चीज को काट देता है कि उसे पैसे दिए जाएंगे, और उसे काटने के बाद लिखता है कि सैंगजी को एक वैनिटी वैन दी जाएगी क्योंकि उसके छोटे भाई गैंगजी को घर बदलना पसंद नहीं है, इसलिए उसने इस चीज की डिमांड की होती है, यानी कि ये लिखा होता है कि उसे वैनिटी वैन चाहिए। और फिर से जब गैंगजी इस बात को पढ़ता है कि उसने मेरे लिए ये काम शुरू किया है और उसे जो वैनिटी वैन चाहिए वो अभी भी मेरे लिए ही चाहिए, इसीलिए वो काम करना चाहता था। और ये चीज समझने के बाद में फिर से इमोशनल हो जाता है। अब सैंगजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सैंगजी ये सारी हरकतें करने के बाद में काफी चिंता करने लगता है गैंगजी की कि वो क्या सोच रहा होगा, लेकिन मुनियोंग सैंगजी को समझाती है कि चिंता मत करो, वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और वो तो हम भी समझ पाए जब उसने उस लेटर को पढ़ा तो वो कितना इमोशनल हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो छोड़ के जाने वाला तो
नहीं है। बस इसी के साथ में सेंगजी टेंशन में वहीं सो जाता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि गैंगजी से मिलने जूही की मॉम आती है, लेकिन जब वो मिलने आती है तभी देखती है उसका चेहरा लाल होता है, यानी कि उसको चोट लगी होती है। और ये देखने के बाद में उनके बीच में बात होती है जहाँ पे कि वो बताता है अपने भाई के बारे में। तो जो जूही की मॉम है वो उसे बताती है कि बच्चे मैं समझ पाई हूँ कि क्या चल रहा है, चिंता मत करो। जो सेंगजी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, यानी कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि वो एक आर्टिस्ट बन रहा है और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। और वो बोलती है चिंता मत करो, जल्दी ही सब सही हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं तो थैंक यू बोलती हूँ उसका जिसने कि उसे ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर दिया है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जहाँ गैंगजी भी ये सुनने के बाद में थोड़ा अच्छा महसूस करता है और अब गैंगजी ये समझ जाता है कि मुनियोंग ने कहीं ना कहीं सेंगजी की इंडिपेंडेंट होने में, यानी कि अपने पैरों पे खड़े होने में हेल्प ही की है। तो बस सारे गिले शिकवे वहाँ पे मिटा देता है। इसी के साथ में अब हमें सीन दिखाया जाता है मिस्टर ली का, जहाँ पे कि वो पहुंच जाते हैं मुनियोंग के पास में। और जब वो घंटी बजाते हैं तो वहाँ से गेट खोलता है सेंगजी, और सेंगजी उन्हें देखने के बाद में सोचता है पता नहीं कौन उल्लू है और बंद कर देता है। जहाँ पे कि वो दोनों भी सोच रहे होते हैं ये क्या चल रहा है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि ये वही बंदा है जिसकी वजह से कॉन्सर्ट में इतना हंगामा हुआ था। और वो देखने के बाद में बोलता है अरे यार ये यहाँ क्या कर रहा है। बस इसी तरह से उसकी एंट्री होती है कुछ इस तरह से, और वो मोनियोंग को जाके बोलता है कि तुम इसके साथ कहाँ रह रही हो, ये खुद तो अपने आप को संभाल नहीं पाता और तुम भी ऐसी हो, तुम खुद अपने आप को नहीं संभाल पाती तो कैसे संभालोगे तुम दोनों एक दूसरे को। जहाँ पे कि मोनियोंग बोलती है चिंता मत करो, हम दोनों को संभालने के लिए एक सेफ्टी वॉल है। तो वो पूछता है वो कौन है, तो मोनियोंग इशारा करती है वो रहा। जहाँ पे हम देख पाते हैं गैंगजी अपना बोरिया बिस्तरा उठा के मोनियोंग के घर आ चुका होता है और मस्त एंट्री लेता है यहाँ पे। बस इसी के साथ में जिस तरह से मिस्टर ली की यहाँ एंट्री हुई थी उसी तरह से उसको एग्जिट कर देती है और ऊपर से उसकी कार भी ले लेती है कि यहाँ पे रोड खराब है तुम निकलो यहाँ से। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि गैंगजी खाना बना रहा होता है मस्त लजीज सा, और जब मोनियोंग वहाँ पे आती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक होती है, क्योंकि उसने ना जाने कितने समय से ऐसा माहौल नहीं देखा या फिर घर का खाना कब से नहीं खाया। वो आज तक होटल और ना जाने कहाँ कहाँ खा रही होती है। और जब वो गैंगजी को खाना बनाते हुए देखती है और खाने को अपने सामने देखती है तो वो एक पल को हिप्नोटाइज हो जाती है। जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है हम घर पे हमेशा चावल ही खाते हैं, तुम क्या खाती हो। तो तब जाके वो जागती है और वो बोलती है कुछ भी खा सकते हैं, और वो वहाँ पे बहुत इमोशनल हो रही होती है ये सारी चीजें देख के और बहुत ही खुश होती है। अब गैंगजी मुनियोंग के साथ में बात करता है और गैंगजी मुनियोंग को अपनी शर्तें बताता है कि हम वीकेंड पे अपने घर वापस जाएंगे और तुम्हें सेंगजी के साथ अच्छे से बात करनी होगी रिस्पेक्ट से, और उसे आर्टिस्ट का दर्जा भी देना होगा पूरी तरह से, और ऐसी बहुत सारी शर्तें बताता है। और गैंगजी बोलता है मंजूर है, तो मुनियोंग बोलती है जान मुझे सब कुछ मंजूर है। और गैंगजी बोलता है तुम्हें तो कसमें वादे इन सब पे विश्वास नहीं था ना। तो मुनियोंग बोलती है ये वादा मैं तुमसे कर रही हूँ ना। बस इसी के साथ में अब हमें दिखाया जाता है ये तीनों पहुंच जाते हैं साइको हॉस्पिटल में, जहाँ पे कि इन्हें अपना अपना काम करना होता है। सेम मुनियोंग को पढ़ाना होता है। अब सेंगजी जाता है अपनी पेंटिंग बनाने, जहाँ पे डॉक्टर तितली की बात करता है उसे बनाने के लिए, तो वो फिर से परेशान होने लगता है। इसी के साथ में अब हमें मुनियोंग का सीन दिखाया जाता है जिसके पास में एक औरत आती है और वो इतने कन्विंसिंग रूप से उसे बोलती है कि बेटी, और कुछ ऐसी चीजें बोलती है जिससे कि मुनियोंग को विश्वास हो जाता है कि वो उसकी माँ है, और यहाँ तक कि वो उसे माँ भी बोलती है। लेकिन वो कुछ कॉन्सर्ट या फिर कुछ ऐसी बातों की जिक्र कर देती है जो उसके बचपन से मैच नहीं होती। जहाँ जाने के बाद उसे समझ में आता है कि वो उसकी माँ नहीं है। उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी थी कि उससे एक पल को लगा था कि वो उसकी माँ है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और इसी तरह से एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो उसका पीछा फिर करने लगती है और बेटी बेटी बोल रही होती है। तो मुनियोंग इरिटेट हो जाती है और इरिटेट होने के बाद में अपनी मॉम के बारे में बताती है कि मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, और अपनी माँ की डेथ के बारे में बता रही होती है डीपली, और उसे इतना डरा देती है कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। बस अब इसी के साथ में अब हमें सीन दिखाया जाता है मुनियोंग के शापित महल की, जहाँ पे कि वो सो रही होती है और अपनी मॉम के ही कुछ ख्याल आ रहे होते हैं उसे। और इसी के साथ में मुनियोंग को फिर से स्लीप पैरालाइज हो जाता है, जहाँ पे कि वो अपनी बॉडी फिर नहीं हिला पा रही होती, और हम देख पाते हैं उसकी मॉम फिर से उसके ऊपर है, यानी कि आत्मा दिख रही होती है उसे। बस इसी के साथ में वो उसके करीब आती है और वो बोलती है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे राजकुमार को मार दूंगी, बहुत जल्दी मरेगा वो। और इस तरह से बोल रही होती है क्योंकि मुनियोंग बहुत ज्यादा डर रही होती है, तो मुनियोंग की थोड़ी बहुत आवाज आ रही होती है और गैंगजी भी कहीं ना कहीं कुछ महसूस करता है और जल्दी से आता है उसके रूम में। और जब वो आके देखता है तो मुनियोंग पूरी तरह से स्लीप
पैरालाइज में होती है, यानी कि हिल ही नहीं पा रही होती है। तो गैंगी जल्दी से उसके पास जाता है और उसे हिलाता है और उसे उठाता है, जहाँ पे कि मुनियुंग को होश आता है और मुनियुंग बहुत ज्यादा रोने लगती है और साथ में ही गैंगी को ये कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें वो मार देगी, तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम्हें मार देगी। लेकिन वो उसकी टी शर्ट को अपने हाथ से खींच रही होती है, तो वो अपने शब्दों से कह रही होती है कि गैंगी तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें मार देगी, लेकिन उसकी टी शर्ट भी साथ में खींच रही होती है, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि वो नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए, लेकिन क्योंकि उसको मारना चाहती है उसकी माँ, तो वो अपने शब्दों से कह रही होती है कि वो चला जाए, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो जाए। गैंगी भी इस बात को समझ लेता है और उसको अपने गले से लगाता है, जहाँ पे कि तब जाके वो शांत होती है और इसी तरह से एक सुकून भरी सांस लेती है। और इसी प्यारे मोमेंट के साथ में ये एपिसोड भी यहाँ पे हो जाता है खत्म। आज की एपिसोड 7 वहीं से शुरू होता है, जहाँ पे कि मुनियुंग बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और अपने सपनों में पैरालाइज होती है। इसी के साथ में गैंगी वहाँ पहुँचता है और उसे बहुत ही मुश्किल से संभालता है, जहाँ मुनियुंग ये बोल रही होती है कि यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हें मार देगी, लेकिन वो उसकी टी शर्ट पकड़ के खींच रही होती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो नहीं चाहती कि उसके घर से जाए, लेकिन उसके शब्दों में ये था कि यहाँ से चले जाओ। जहाँ गैंगी उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं कभी नहीं जाऊंगा, और उसे शांत करता है। इसी के साथ में अब रात को क्योंकि वो बीमार होती है तो उसकी टेक केयर करता है और वहीं सो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मुनियुंग गैंगी को देखती है सोते हुए और दोनों एक दूसरे को देख के कुछ नॉर्मल सी बातें करते हैं और गैंगी कहता है अपना ध्यान रखो। इसी के साथ में वो सैंगजी के पास में जाता है, जहाँ पे कि उसे बताता है कि सैंगजी आज मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा, मैंने छुट्टी ली है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिज्जा की शॉप पे छोड़ देता हूँ। उसे भी पता है कि वो वहाँ पे अब काम करता है। इसी के साथ वो जेसू की पिज्जा की शॉप पे उसे छोड़ने के लिए जाता है और जेसू उसे देखते के साथ ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। साले मुझे छोड़ के भाग गया उस चुड़ैल के पास में, और गुस्सा दिखाने वाला होता है, लेकिन तभी गैंगी को एक कॉल आ जाता है और उस कॉल पे होते हैं मिस्टर ली, जहाँ पे कि वो उसे फिर इग्नोर कर देता है और इसी के साथ वो चला जाता है। जेसू को अपना गुस्सा तक दिखाने का मौका नहीं मिलता है। अब गैंगी इन्हीं बातों के बीच में मिस्टर ली को बता देता है कि मुनियुंग की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, उससे दूर रहा करो और उसे परेशान मत किया करो। बस इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है मुनियुंग का सीन, जहाँ पे कि मुनियुंग अपने बचपन की यादों में खोई होती है और जहाँ उसकी मॉम उसके बालों को बहुत ज्यादा सहला रही होती है और बोलती है कि ये बाल बहुत प्यारे हैं, और मुनियुंग को अपने बालों से इसीलिए चिढ़ होती है क्योंकि उसकी मॉम को उसके बाल पसंद है और वो हमेशा से ही उन बालों को काटने की सोचती है, लेकिन उसके कान में कुछ आवाज आती है जिसके कारण कि वो नहीं काट पाती। यानी कि वो अपनी मॉम से इतना डरती है कि उनके ना होते हुए भी वो अपने बाल नहीं काट पाती, और हर बार की तरह इस बार भी नहीं काट पाती। अब हम देख पाते हैं मिस्टर ली की वहाँ पे एंट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और सीधा भाग के जाते हैं मुनियुंग के पास में, जहाँ मुनियुंग बैठी हुई होती है और कमरे की हालत कुछ ऐसी होती है। अब मिस्टर ली को मुनियुंग से पता चलता है कि उसे फिर से वही पैरालाइज वाले सपने आने लगे हैं, और ये जानने के बाद में मिस्टर ली बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि इसे फिर से वही सपने आने लगे हैं। अगर तुम्हें यही सपने फिर से आते रहेंगे तो तुम एक दिन पागल हो जाओगी, चलो या तुम यहाँ नहीं रहोगी, मेरे साथ में चलो, इस घर से निकलो। जहाँ मुनियुंग बोल रही होती है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन मिस्टर ली नहीं मान रहे होते, उसका सामान तक पैक कर लेते और हम देख पाते हैं मुनियुंग उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर ली उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ 10 सालों से काम कर रहा हूँ, तो तुम्हारे सभी टेक्निक जानता हूँ। इसी के साथ में अब मिस्टर ली उसे वहां से लेके जाने लगते हैं, और वो इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पागल हो जाए, या फिर यूं कह लीजिए वो अपनी लाइफ में परेशान रहे, वो इतना केयर करते हैं उसकी। क्योंकि अब मुनियुंग नहीं जा रही होती तो उसका केयर करने का तरीका अलग है, इसलिए वो उसे खींच के लेके जा रहे होते हैं। इसी के साथ में अब मुनियुंग यहाँ से नहीं जाना चाह रही होती है, तो अब हम देख पाते हैं वहाँ पे एंट्री होती है गैंगजी की, और जब गैंगजी इन दोनों को देखता है तो कुछ इस तरह से देखता है, जहाँ पे गैंगजी बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर ली गैंगजी को बोलते हैं तुम दूर रहो, तुम नहीं जानते इसके बारे में भी। अब मुनियुंग अपनी टेक्निक फिर से यूज करती है और उसे टेक्निक से गिराने की कोशिश करती है, जहाँ पे कि वो गिर रहा होता है और गैंगजी पास से गुजर रहा होता है, और वो गैंगजी को एक नमी भरी आंखों से देख रहा होता है कि भाई क्या कर रहा है, बचाना यार। जहाँ पे कि गैंगजी उसे बचा लेता है, और बचाने के बाद में इसकी हालत देख लो कैसी हो गई है। इसी के साथ में गैंगजी बोलता है जब वो नहीं जाना चाहती तो दूर रहो तुम इससे। जहाँ पे कि वो मान नहीं रहा होता है तो बोलता है मुझे और भी तरीके आते हैं मनाने के, और उसे अलग टेक्निक से मनाता है फिर, और बाहर तक छोड़ के आता है वहाँ से। अब गैंगजी मुनियुंग को दवाई देता है खाने के लिए, जहाँ मुनियुंग मना कर देती है खाने के लिए कि मैं दवाई पे थोड़ी जिंदा रहना चाहती हूँ, और गैंगजी इस बात को समझने के बाद कहता है चलो तुम्हें बाहर घुमा के लेके आता हूँ। और मुनियुंग ये सुनने के बाद में बहुत खुश होती है, जैसे कि उसका जैकपॉट लग गया हो। और अभी देख लीजिए व्हाइट कपड़े में है, और अब देखिए यहाँ पे कार में जा रहे हैं, जहाँ वो ब्लैक कपड़े में जा रही है और बहुत खूबसूरत लग रही होती है। इसी के साथ में आज ये पूरा दिन एंजॉय करते हैं, जहाँ पे कि एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, और हमेशा की तरह से मुनियुंग कुछ ऐसा पूछ लेती है, जहाँ गैंगजी का रिएक्शन कुछ ऐसा था।
इसी के साथ में अब ये दिन को एंजॉय करते हैं और नाइट में जब जा रहे होते हैं तभी वो गैंगजी का फोन लेके फेंकने वाली होती है, लेकिन गैंगजी बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है और गैंगजी के फोन पे कॉल आता है जो कि जूही का होता है। जूही अपनी शिफ्ट खत्म करके गैंगजी से नॉर्मल बात करना चाह रही होती है ताकि अच्छा महसूस करे, लेकिन उसका कॉल उठाती है मोनियोंग और मोनियोंग उठाने के बाद बोलती है गैंगजी मेरे साथ है। बस इतना सुनना ही था उसे कि वो फिर से गम में चली जाती है और मोनियोंग फिर मजे लेती है। इसी के साथ में अब ये दोनों घर के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पे मोनियोंग गैंगजी को बताती है कि मेरे सपने में मेरी ही माँ आती है और मैं उनसे बहुत ज्यादा डरती हूँ, लेकिन जब भी मैं डर के उठती हूँ तो हमेशा ही बुरा फील करती हूँ, लेकिन जब आज डर के उठी तो तुम मेरे पास थे और आज मुझे डर नहीं लगा, मुझे खुशी हुई तुम्हें देख के। और गैंगजी भी ये जानने के बाद थोड़ा मुस्कुराता है। अब जूही अपना गम भुलाने के लिए पी रही होती है और बहुत ज्यादा टुल हो चुकी होती है और मोनियोंग को काफी कुछ बोल के अपना दुख हल्का कर रही होती है और वहीं पे हम देख पाते हैं मिस्टर ली भी मौजूद होते हैं जो उसकी कुछ कुछ बातें सुन रहे होते हैं और मिस्टर ली एक बार पहले भी जूही को देख चुके होते हैं। इसी के साथ वो जाते हैं जूही से बात करने के लिए जहाँ वो अपना कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में CEO हूँ, ये मेरा कार्ड है। जहाँ जूही ये देखने के बाद सीधा उसके एक चिपका देती है थप्पड़ और बोलती है तुम उस कमीनी को वहाँ रोक नहीं सकते थे क्या। जहाँ मिस्टर ली को पता चलता है कि ये मोनियोंग की ही बात कर रही है और ये उसी को ही कोस रही है और उसने सामने जाके बोल दिया कि वो मोनियोंग का ही मैनेजर है, CEO है। इसी के साथ में जब मिस्टर ली काफी बार उसकी आवाजें सुन लेता है तो उसे समझ में आता है कि ये वही जूही है जो कि आज तक मुझे कॉल करते हुए आ रही थी मोनियोंग के फादर के लिए और वो उसे कहीं ना कहीं पहले से ही पसंद करते हुए आ रहा है। तो बस इसी के साथ में पिटने के बाद में और इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो उसे घर तक भी छोड़ के आता है इस हालत में। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि गैंगजी होता है हॉस्पिटल में और वो उस पेशेंट के पास में होता है जो कि मोनियोंग को हमेशा से बेटी बोलती हुई आ रही थी और पागल थी और वो उसके पास जाने के बाद बोलता है आप हमेशा मुझसे कहते रहते थे कि मैं आपकी बेटी से मिलूं, मैं आपकी बेटी से जरूर मिलूंगा, लेकिन वो औरत अब ठीक हो चुकी होती है और वो बोलती है तुम उससे कैसे मिलोगे जब वो है ही नहीं इस दुनिया में। और वो गैंगजी को अपनी बेटी की स्टोरी बताती है जहाँ पे कि वो एक बहुत ही महंगा कोट खरीद के लेके आई थी अपनी माँ के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी माँ एक मिडिल फैमिली से आती है तो वो इतना महंगा कोट देखने के बाद अपनी बेटी को बहुत ज्यादा डांटती है और कुछ ऐसे शब्द कह देती है कि ना जाने मैंने नालायक बेटी पैदा कर दी है और उसकी बेटी वहाँ पे दुखी होकर जाने लगती है और हम देख पाते हैं जब वो रोड पे होती है तो वहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी माँ उस वक्त बहुत रोती है और स्पेशली इन शब्दों पे पछताती है कि उसने लास्ट टाइम उसे ऐसे कड़वे शब्द कहे जिसका गिल्ट उसे उतना था कि वो पागल हो गई थी। और अब जाने के बाद जब मोनियोंग ने उसे सच्चाई बोली अपनी माँ की, यानी कि उसे कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे कि वो रियलिटी में आ पाए, तो अब जाके वो रियलिटी में आई है। अब यहाँ पे हम बाकी डॉक्टरों को भी देखते हैं जो उसे ठीक देख के अच्छा महसूस करते हैं। इसी के साथ में हम गैंगजी को डायरेक्टर के पास में देखते हैं जहाँ पे कि वो मोनियोंग की फैमिली के बारे में बात कर रहा होता है और वो गैंगजी के साथ भी थोड़ा सा मजे लेता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुम भी मोनियोंग की फैमिली हो। और वो बोलता है सर ये क्या कह रहे हैं, जहाँ पे कि हमें एक छोटा सीन दिखाया जाता है कि उसने देखा है उनके साथ में और इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन रही होती है। अब इसी के साथ हमें सीन दिखाया जाता है गैंगजी पहुंच जाता है जेसू के पास में और वो उसे दिखाता है कुछ खाने की चीजें, लेकिन जेसू दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी नाराज होता है। लेकिन इसी के साथ में अब वो मिलते हैं छत पे जहाँ पे कि गैंगजी अपनी माँ के बारे में बता रहा होता है कि क्या मेरी माँ भी पछता रही होगी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसे शब्द कहे थे जैसे कि मैंने तुम्हें पैदा ही सेंगजी के लिए किया है ताकि तुम सेंगजी की जिंदगी भर रखवाली करो मेरे बाद में। तो अब गैंगजी बोल रहा होता है कि क्या उस पेशेंट की तरह मेरी माँ भी रिग्रेट करती होगी इन शब्दों को बोलने के बाद, वो भी महसूस करती होगी कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। तो जेसू बोलता है क्या तू ये चाहता है कि तेरी माँ बुरा महसूस करे, लेकिन गैंगजी बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसने उस पेशेंट की हालत देखी होती है जो अपनी बेटी के बाद में कितना ज्यादा रिग्रेट कर रहा था, यानी कि कितना ज्यादा दुख में था और वो नहीं चाहता उसकी माँ दुखी हो। फिर भी जेसू उसे हंसाने के लिए आसमान में देख के बोलता है आंटी आपने गलत किया है मेरे दोस्त के साथ में, और इस तरह से बोलता है जहाँ पे कि गैंगजी थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है अबे बस कर। इसी के साथ में हम देख पाते हैं वहाँ पे आती है जूही की मॉम और जूही की मॉम उसे कुछ भारी भरकम शब्द बोलती है जैसे कि तुम्हारी माँ एक सिंगल मॉम थी जिसने की 2 बच्चों को पाला था अपने बलबूते पर, और उसमें से एक तो सेंगजी था जो कि मेंटली रूप से थोड़ा कमजोर है।
तुम समझ सकते हो उन्होंने किस स्थिति में तुम दोनों को पाला होगा। अब गैंगजी की रिस्पेक्ट अपनी मॉम के बारे में और बढ़ जाती है और वो सभी लोग इमोशनल होते हैं वहाँ पे। अब गैंगजी पहुंचता है मुनियुंग की हवेली में, जो कि अब उसका भी घर है, और मुनियुंग सीढ़ी पे बैठी होती है और वहीं बैठ के सो रही होती है। जहाँ गैंगजी उसके पास जाने के बाद पूछता है तुम सोई नहीं अभी तक? तो मुनियुंग बोलते है तुम आए नहीं थे तो सोती कैसे। बस इसी के साथ में वो थोड़ी बहुत बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि मुनियुंग एज यूजुअल हमेशा की तरह से कुछ नॉटी बातें करने लगती है और गैंगजी अपने स्टाइल में उसे मारता है। और मुनियुंग बोलते है तुमने मुझे मारा? लेकिन गैंगजी बोलता है तुमने तो मुझे चाकू से मारा था हाथ पे, और वो अपना हाथ दिखाता है और हंसता है वहाँ पे। जहाँ मुनियुंग उसे हंसते हुए देख के खुद भी मुस्कुराती है कि कितना प्यारा लगता है हंसते हुए, वैसे भी हंस लिया कर बे। अब इसी के साथ में गैंगजी उसे सपनों का सौदागर निकाल के दिखाता है, यानी कि एक छोटा सा गुड्डा रहता है जिसका नाम उन्होंने रखा होता है मैंगजी। गैंगजी के अनुसार वो उसका तीसरा भाई है, जो कि सैंगजी को दिया गया था क्योंकि उसे बुरे सपने आते हैं और ये बुरे सपनों को खा जाता है, तो ये इसे अपना भाई ही मानते हैं। और जब गैंगजी बताता है कि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो मुनियुंग ये सुनने के बाद में खुश होती है, बोलती है हाँ मैं जरूर रखूंगी इसे। बस इसी के साथ में वो खुश होती है इसे लेके, और गैंगजी चला जाता है सैंगजी के कमरे में। और जब गैंगजी सैंगजी के कमरे में पहुंचता है तो क्योंकि उसने पी रखी होती है, तो सैंगजी बोलता है तुमने पी रखी है, दूर रहो दूर रहो। और इसी के साथ में गैंगजी उससे कुछ प्यारी बातें करता है और बोलता है सैंगजी तुम चलोगे वो डिश खाने के लिए जो मॉम हमें बचपन में खिलाया करती थी और तुम्हें वो बहुत पसंद थी। अब सैंगजी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे नहीं तुम्हें पसंद थी और तुम हमेशा से ही बहुत खुश हुआ करते थे उस डिश को खाने के बाद और बहुत तारीफें करते थे, इसीलिए मॉम हमेशा उस स्पेशल जगह पे तुम्हारे ले जाया करती थी ताकि तुम खुश हो जाओ उस खाने को खा के। और मुझे वो डिश इसलिए पसंद थी क्योंकि वो तुम्हें पसंद थी। अब इसी के साथ में सैंगजी और भी अपनी मॉम के बारे में कुछ अच्छा बोल रहा होता है, जहाँ पे कि गैंगजी फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें एक वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि छतरी से बाहर हो जाता है गैंगजी, तो बारिश आ रही होती है और वो अकेला रह जाता है और वो सोचता है कि मेरी मॉम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन वहाँ पे सीन अलग ही था, जहाँ पे कि थोड़ी दूर जाते ही गैंगजी की मॉम बोलती है गैंगजी बेटे तुम गीले हो जाओगे, चलो आ जाओ छत्ते में। जहाँ पे कि वो देखता है उन्हें और जल्दी से जाता है छाते के अंदर और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में रखते हैं ताकि बारिश ना आए। तो ये सीन जैसा गैंगजी आज तक देखते हुए आ रहा था वैसा था ही नहीं। और भी कुछ ऐसे सीन है जहाँ पे कि उसकी मॉम उसे प्यार किया करती थी, लेकिन कभी वो उन चीजों को देख नहीं पाया या फिर उसने कभी दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश ही नहीं की। अब जब वो ये जान जाता है कि उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी हमेशा से ही, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और रोने लगता है और सैंगजी से बोलता है सैंगजी मुझे मॉम की याद आ रही है, और वो इसी तरह से बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। बस इन्हीं इमोशंस के साथ में अब हमें मुनियुंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो गैंगजी के द्वारा दिया गया उस छोटे से गुड्डे को देख के बहुत खुश हो रही होती है और खुशी से सोती है। बस इसी के साथ में अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मुनियुंग पहुंचती है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी जो क्लासेस हैं वो बंद कर दी गई होती हैं उसी पेशेंट की वजह से जिसे कि मुनियुंग ने कुछ कहा था। बस वो बहुत गुस्से में होती है और डायरेक्टर को ढूंढ रही होती है और ढूंढते हुए वो उसी पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं जिसे कि उसने डांटा था और आज वो ठीक हो गई है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो पेशेंट मुनियुंग को देखने के बाद बोलती है बेटी रुको, मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुम्हें कहा था अभी तक, और वो बहुत ही इमोशनल होकर उसे माफी मांग रही होती है। मुनियुंग हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अकड़ के बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे इतना परेशान किया है उसका क्या, उसकी भरपाई कैसे करोगी, ये कोट मुझे दे दो। और वो उससे वो कोट मांगती है जो कि बहुत महंगा था और उसकी बेटी की लास्ट निशानी थी। और मुनियुंग उससे वो कोट ले लेती है, बोलती है कि ये कोट मुझे दे दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और गैंगजी उसे वापस लेके देने वाला होता है, लेकिन तभी वो पेशेंट बोलती है ठीक है बेटी तुम रख लो, और वो उसे दे देती है। अब मुनियुंग यहाँ से कोट लेने के बाद चली जाती है, तो वहाँ पे वो पेशेंट गैंगजी को बोलती है कि मुझे तो इसका शुक्रिया करना चाहिए जो कि इसने मुझे अपनी पुरानी यादों से आजाद कर दिया। मतलब वो भी उसी गिल्ट में थी आज तक, और उसकी बेटी की वो निशानी जब तक उस पेशेंट के पास में रहती वो हमेशा दुखी रहती। तो मुनियुंग ने अच्छा ही किया था उसे वो निशानी लेने के बाद में। तो वो खुश होती है और गैंगजी को बताती है कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ उसकी। बस इसी के साथ में अब गैंगजी जाता है मुनियुंग के पास में, जहाँ पे कि वो भी समझ चुका होता है कि मुनियुंग जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज होता है। जैसे कि उसने अपनी मॉम के बारे में कभी दूसरा नजरिया नहीं रखा है, फिर दूसरे नजरिए से नहीं सोचा है, इसी तरह से वो मुनियुंग के बारे में भी दूसरे नजरिए से नहीं सोचता है, क्योंकि अब उस पेशेंट की वजह से वो समझ चुका होता है कि इसका एक दूसरा नजरिया भी है। तो वो मुनियुंग को शाबाशी देता है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और मुनियुंग भी बहुत इमोशनल होती है इस चीज को देख के। अब मुनियुंग घर पे आती है और अपने उन सुंदर बालों को काट देती है जो कि उसकी माँ को पसंद थे, और वो हमेशा से ही इन्हें काटना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ ने जबरदस्ती इतने बड़े बाल रखवाए थे उससे। और फाइनली वो इन बालों से आजाद होती है, यानी कि वो भी अपने आप को आजाद करती है। और वो गैंगजी से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ।
जहाँ पे गैंगजी बोलता है बहुत सुंदर। ये एपिसोड सभी के गिल्ट और डर से बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। जैसे कि वो पेशेंट अपनी बेटी के गिल्ट से बाहर आई और मुनियुंग को हमेशा से अपने बाल छोटे करने थे, लेकिन उसे उसकी माँ से डर लगता था, जो कि फाइनली आज जाके उसने छोटे कर लिए और वो भी इस डर से आजाद हुई। और गैंगजी हमेशा से ही अपनी मॉम के बारे में गलत सोचता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी चीजों को दूसरे नजरिए से नहीं देखा। तो अब जब वो इन सब चीजों को जान लेता है तो वो भी महसूस करता है कि उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती थी और वो भी अपने उस गिल्ट और उस दुख से बाहर आता है जो उसे बचपन से था। बस इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। एपिसोड 8 की शुरुआत में गैंगजी देता है मुनियुंग के बालों को एक मस्त फिनिशिंग और मुनियुंग गैंगजी से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो गैंगजी बोलता है बहुत मस्त, और एक प्यारी सी स्माइल देते हैं दोनों एक दूसरे को और इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब गैंगजी इसी प्यारी स्माइल के साथ में निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए और गैंगजी को मुनियुंग के फादर से बात करने में पता चलता है कि उसको उसकी पत्नी का एहसास होता है इस हॉस्पिटल में होने का। ये बात आगे चल के रिलेट करेगी मुनियुंग के फादर से, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है मुनियुंग और सैंगजी का सीन, जहाँ पे कि आज प्लान बनाया होता है गैंगजी ने अपने बचपन की उसी जगह पे जाके खाना खाने के लिए जहाँ उसकी मॉम उसे लेके जाया करती थी। तो मुनियुंग को जब ये पता चलता है तो वो भी जाती है उनके साथ में और ये लोग यहाँ पे खाना खाते हैं और काफी इमोशनल होते हैं, खुश होते हैं और इंजॉय करते हैं खाने को। अब क्योंकि गैंगजी लंच में आया होता है खाना खाने के लिए तो उसे जाना होता है, लेकिन उससे पहले वो अपने भाई को बस में बिठा के घर भेज देता है, लेकिन मुनियुंग नहीं जाती है और मुनियुंग उसे ले जाती है कॉफी शॉप में, जहाँ पे कि मुनियुंग देखती है एक बंदे को और बोलती है बहुत खूबसूरत, और गैंगजी ये देखने के बाद जलता है कि किसी को भी खूबसूरत बोल देती है। इसी के साथ में वो बंदा आता है मुनियुंग के पास में और बोलता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और जब मुनियुंग ये नोटिस करती है कि गैंगजी जल रहा है तो वो उसे और जलाती है और उसके साथ में सेल्फी लेती है, जहाँ पे कि उसका फैन उसके कमर में हाथ रखता है और गैंगजी उनकी फोटो खींच रहा होता है और गैंगजी साथ में जल भी रहा होता है। बस इसी के साथ में अब जब ये दोनों बाहर आते हैं तो गैंगजी बोलता है तुम्हें किसी के साथ चिपक के फोटो खिंचवाने की जरूरत क्या है, जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है किसी को जलन हो रही है और गैंगजी बोलता है अरे छोड़ो। बस जा रहा होता है गैंगजी यहाँ से और कोस रहा होता है उस बंदे को जो मुनियुंग के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है, और मुनियुंग इसी के साथ में एक पेन निकालती है और बोलती है खूबसूरत, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो बंदे की तारीफ नहीं कर रही थी, उस बंदे के पास जो पेन था उसकी तारीफ कर रही थी। अब सीन दिखाया जाता है मिस्टर ली का, जो कि जूही से बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि मैंने तुम्हारा घर किराए पे ले लिया है, अब से मैं वहीं रहूंगा, और अपने प्यार का इजहार भी करते हैं साथ में, जहाँ पे कि जूही बोलती है तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। बस इतना बोल के यहाँ से निकल जाती है। अब मिस्टर ली बाहर आते हैं और कोस रहे होते हैं गैंगजी को कि दोनों लड़कियां एक ही बंदे के पीछे पड़ी हुई है क्या उस घुंचू के अंदर। बस इतना बोलने की जरूरत थी, गैंगजी वहाँ से गुजर रहा होता है जो कि मिस्टर ली को देख लेता है और देख के उसके पास में आता है और उसे डांटता है तुमने ही कहा है ना मुनियुंग को कि सबके साथ में चिपक के फोटो खिंचवाएंगे तो बहुत ज्यादा किताबें बिकेंगी, तुम दूर रहा करो उसे और ऐसी उल्टी सीधी सलाह मत दिया करो उसे, और बहुत ज्यादा डांट के निकल जाता है यहाँ से। जहाँ मिस्टर ली ये बोलते हैं मैंने किया है भाई। अब गैंगजी दो प्यार के पंछियों को पकड़ता है, आरम और जोंगजी, जिन्हें पकड़ के वो हॉस्पिटल के रूल बताता है। तुम दोनों जानते नहीं हो क्या प्यार करना यहाँ पे रूल के खिलाफ है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया तो तुम दोनों में से किसी एक को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं, बड़े भाई गैंगजी ऐसा मत करना वरना हम बिछड़ जाएंगे, और उनसे गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगते हैं कि भाई ऐसा मत करना। और जैसा कि हम जानते हैं गैंगजी उस समय नहीं बताता, लेकिन उन्हें एक सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ठीक हो जाओ और ठीक होने के बाद बाहर निकलो ताकि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सको। बस इसी सलाह के साथ गैंगजी यहाँ से चला जाता है। अब हमें मुनियुंग और सैंगजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सैंगजी को मैंगजी के बारे में पता चलता है, यानी कि उस बुड्ढे के बारे में, और पता चलने के बाद बोलता है कि ये मेरा है। बस अब दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे कि गैंगजी ने उन दोनों से कहा था कि अच्छे से रहना, लेकिन एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। बस इसी के साथ एंट्री होती है गैंगजी की और वो उन्हें देखता है इस हाल में, इतने अच्छे और प्यार से रहे आज के दिन ये। बस गैंगजी उन दोनों को छुटाता है, जहाँ पे कि दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब गैंगजी सैंगजी को समझाता है, सैंगजी मैंने मैंगजी को इसलिए दिया था मुनियुंग को क्योंकि वो बुरे सपनों को पकड़ लेता है, और मुनियुंग को बुरे सपने आते हैं तो तुमसे ज्यादा जरूरत उसे थी, इसलिए मैंने उसे दे दिया, और वो तितलियों को भी नहीं पकड़ता। बस सैंगजी जैसे ही ये सुनता है कि वो तितलियों को नहीं पकड़ता, वो दरवाजा खोलता है, जहाँ पे कि गैंगजी उसे बताता है वैसे भी मैं तुम्हारे साथ
साथ हमेशा रहने वाला हूँ। तो सैंगजी बोलता है ठीक है तुम दे दो इसे मुनियोंग को, मुझे मेरा भाई चाहिए गैंगजी, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी के साथ वो सैंगजी को मना लेता है। अब हमें दिखाया जाता है गैंगजी को जो कि उस गुड्डे को जोड़ रहा होता है, यानी कि सिल रहा होता है, जहाँ पे कि मुनियोंग भी आती है और दोनों के बीच में बातें शुरू होती है, जहाँ पे कि गैंगजी एज यूजुअल अपनी प्यारी बातों से मुनियोंग को मना लेता है और मुनियोंग उस प्यारी चीज की बात करती है जो कि पेन होता है, जहाँ पे कि गैंगजी ये देखने के बाद समझ पाता है कि ये उस कॉफी शॉप पर भी इस पेन की ही बात कर रही थी। बस इसी के साथ ये दोनों इस प्यारे से मोमेंट को एंजॉय करते हैं और मुनियोंग वहाँ पे सो जाती है। तो गैंगजी उसके हाथ में वही गुड्डा दे देता है और इस प्यारे मोमेंट के साथ में ये नाइट खत्म होती है। अब दिन मिस्टर ली और जेसू की नोकझोंक से शुरू होता है, जहाँ पे कि मिस्टर ली शिफ्ट हुए हैं और क्योंकि वो रात भर खराटे ले रहे थे, जहाँ पे कि जेसू परेशान हो गया तो उसने उसकी दाढ़ी और मूंछ उड़ा दी। बस इन्हीं नोकझोंक के साथ अब हमें दिखाया था सू का सीन, जहाँ पे कि वो शिफ्ट हुई है जूही के साथ में। अब सीन दिखाया था हॉस्पिटल में, जहाँ पे कि मुनियोंग को दे दी गई है रीजॉइनिंग, यानी कि दोबारा से वो वहाँ पे अपनी लिटरेसी का काम कर सकती है। और कुछ बाकी लोग भी होते हैं, जिसमें से कि जूही की मॉम भी होती है और जूही की मॉम मुनियोंग को खुश होकर बोलती है बेटी कभी घर आओ लंच पे। तो मुनियोंग बोलती है बिल्कुल आंटी, कभी जरूर आऊंगी। अब हमें उन लव बर्ड्स का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से कि लड़की औरम का पति मिलने आता है उससे, यानी कि वो शादीशुदा है और उसका पति उसे पहले बहुत मारा करता था, इसीलिए आज वो इस साइको हॉस्पिटल में, जहाँ उसका पति अब घड़ियाली आंसू बहा रहा होता है और उसे घर लेके जाने के लिए कहता है। लेकिन आरम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी से प्यार करती हूँ। बस इतना बोलना ही था, जहाँ पे कि उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में आती है मुनियोंग और मुनियोंग उसे बचाती है। तो उस लड़की के पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुनियोंग के ऊपर और वो मुनियोंग को थप्पड़ मारता है बहुत तेज से, और यही इसे नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे कि गैंगजी पहुंचता है और पहुंचने के बाद एक घुमा के घूसा देता है उसके और जमीन पे गिरा देता है। अब उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने मुनियोंग के ऊपर हाथ उठाया कैसे, और वो उसे बहुत मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी बीच में आती है और उसे बोलती है प्लीज इन्हें मत मारिए। जहाँ गैंगजी रुक जाता है, वरना इसका भूसा भर देता आज पूरी तरह से। बस इसी तरह से वो जाता है मुनियोंग के पास में, जहाँ वो उसे पूछता है तुम ठीक हो। तो मुनियोंग गैंगजी को देखने के बाद ठीक महसूस करती है। बस इसी के साथ सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास में, जहाँ पे कि ये एक बहुत बड़ा केस है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक्शन बनता है, यानी कि गैंगजी को इस हॉस्पिटल से निकालने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है अब वो डायरेक्टर गैंगजी का भी दोस्त है, या फिर यूं कह लो एक फैमिली फ्रेंड की तरह ही हो चुका है। तो वो उसे निकालता नहीं है, सिर्फ सस्पेंड करता है और गैंगजी सस्पेंड होने के बाद यहाँ से जा रहा होता है। जहाँ बाकी लोग उसके लिए गम बनाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं गैंगजी के चेहरे पे एक अलग ही तरह की मुस्कान थी, यानी कि वो एक अलग ही तरीके से हंस रहा था, जैसे कि उसे सस्पेंड करके कोई सजा नहीं दी गई, एक वरदान दिया गया है, जिसे सोच के वो मुस्कुरा रहा होता है और खुश हो रहा होता है। बस इसी के साथ वो पहुंचता है मुनियोंग के पास में, जहाँ मुनियोंग भी उदास होती है, लेकिन गैंगजी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और हंसते हुए उससे बोलता है तुमने मुझसे कहा था ना कभी बाहर घूमने जाना है तो बताना, अब मुझे घूमने जाना है तुम्हारे साथ। जहाँ मुनियोंग ये देखने के बाद और खुश होती है कि चलो अब बाहर मजे कर पाएंगे। बस इन दोनों की आंखों में हम देख पाते हैं एक आजादी की लहर, या फिर यूं कह लो एक आजादी की सांस ले पाएंगे अब बाहर जाके दुनिया में। ये इस तरह के हाव भाव हम देख पाते हैं। और जहाँ गैंगजी तो बहुत ज्यादा खुश था और ऐसे लग रहा था सातवें आसमान पर है, और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। अब तक हमने देखा गैंगजी को सस्पेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए, और ये गैंगजी के लिए कोई सजा नहीं है, ये एक वरदान की तरह है, जहाँ उसे खुल के जीने का एक मौका मिला है। और इसी मौके को वो जाके बताता है मुनियोंग को, जहाँ पे कि वो उसके साथ घूमने जाने की बात करता है, और दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि अब जाके हम खुल के जी पाएंगे। बस इसी के साथ अब हम देख पाते हैं गैंगजी लग जाता है तैयारियों में, जहाँ पे कि सबसे पहले वो मनाता है जेसू को अपने भाई सैंगजी को उसके पास रखने के लिए। तो बस वो किसी न किसी तरह से जेसू को मना लेता है, जहाँ पे कि जेसू समझ जाता है उसकी फीलिंग्स और हाँ कर देता है। इसी के साथ सैंगजी रहेगा अब जेसू के साथ में। अब सीन आता है वापस गैंगजी के पास में, और गैंगजी मिलता है उसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर से। जैसा कि हम जानते हैं ये अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, जहाँ पे कि वो बात करते हैं मुनियोंग के बारे में कि वो कितनी ज्यादा अकेली है, और वो गैंगजी को सलाह देता है कि वो उसके पास ही रहे। धीरे धीरे से जो उसकी मॉम का डर है
वो एक दिन खत्म हो जाएगा। बस इसी के साथ सीन आता है वापस, जहाँ पे हम देख पाते हैं मुनियुंग को, और मुनियुंग तैयार होके आती है कुछ इस तरह से, जहाँ पे कि गैंगजी हंसता है और बोलता है ये कैसे तैयार होके आई हो, जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है अरे यही स्टाइल है। और गैंगजी भी ना जाने अपने बैग में क्या क्या भर के लेके जा रहा होता है, जहाँ पे कि वो सब निकाल के फेंक देती है। और इसी के साथ ये निकल जाते हैं एक लंबे टूर पे, और गैंगजी मुनियुंग को लेके जाता है अपनी फेवरेट जगह पे, जो कि होती है एक झूलता हुआ झूला, या फिर यूं कह लो एक रास्ता जो कि हिल रहा होता है। अब यहाँ पे हंसने की बारी होती है गैंगजी की, जहाँ पे कि गैंगजी थोड़ा सा आगे जाता है और मुनियुंग का चलना देख लो कैसे चल रही है, डर डर के, किसी ना किसी तरह से, बस इसी तरह से ये पुल को पार कर लेते हैं। और अब ये दोनों खिंचवा रहे होते हैं फोटो और सेल्फी, और मजे लेते हैं इस टूर के। इसी के साथ गैंगजी को आता है कॉल, जो कि हमें पता चलता है उन्हीं लव वर्ड्स का होता है, जिन्हें की गैंगजी ने हॉस्पिटल में पकड़ा था। और वो इन्हें यहाँ देख के हैरान हो जाता है कि ये यहाँ कैसे हैं। जहाँ बात करने में पता चलता है उस लड़की आरम को उस हॉस्पिटल से उसके फैमिली वाले ले गए, इसलिए क्योंकि उसका पति उसे वहाँ भी परेशान कर रहा है, तो उसे ऑलरेडी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन किसी न किसी तरह से दोनों लव वर्ड कुछ जुगाड़ लगाते हैं और एक दिन के लिए छुट्टी लेते हैं, यानी कि टूर पे निकल आते हैं परमिशन लेके, जहाँ पे कि कुछ लोग इनकी हेल्प करते हैं। बस इसी तरह से अब वो बताते हैं कि बड़े भाई हम यहाँ पे आ तो गए, लेकिन हमारे पैसे खत्म हो गए, तो भाई बस तुम ही थे जिससे कि मैं हेल्प मांग सकता था, भरोसेमंद बंदे। जहाँ पे कि गैंगजी भी बोलता है तुम्हें लगता है सच में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो मुनियुंग गैंगजी को साइड में लेके आती है और कुछ इमोशनल बातें बताती है। तुम देख रहे हो इन लव वर्ड्स को, हो सकता है आज के बाद ये मिल पाए ना मिल पाए, कुछ नहीं पता इनके बारे में, और कुछ इसी तरह की इमोशनल बातें बता के गैंगजी का मन पिघला देती है। जहाँ पे कि गैंगजी भी देखता है कि ये लव वर्ड्स कितने प्यारे लग रहे होते हैं, और बस इसी तरह से इनके इमोशंस को समझता है और रात को इनके साथ ही रुकने का फैसला करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ गैंगजी को रात होने से पहले निकलना था, जैसा कि उसने सेंगजी से बात की थी, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों कुछ गलत ना कर दे, इसलिए गैंगजी को भी यहाँ पे रुकना पड़ा। बस इसी के साथ सीन आता है जूही और बाकी लोगों के पास, जो कि कर रहे होते हैं रात का डिनर, जहाँ पे की नॉर्मल बातें चल रही होती है। और इन्हीं बातों के बीच में एक बात आती है गैंगजी की, जहाँ पे की पता चलता है गैंगजी गया है थोड़ा सा अपना गम भुलाने के लिए अपने दोस्तों के पास। और मुनियुंग की बात भी आती है, जहाँ पे कि मुनियुंग भी आज बाहर गई है, और सू का दिमाग वैसे तो नहीं चलता, लेकिन यहाँ चल पड़ा और उसने बोल दिया ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ घूमने गए। बस इतना बोलना ही था, जहाँ पे कि सभी के रिएक्शन बदल जाते हैं और सभी समझ जाते हैं कि सच में वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने गए हैं। तो बोला इसने मजाक में था, लेकिन सभी इसे सीरियस ले गए। अब माहौल को हल्का करने के लिए मिस्टर ली कुछ ऐसा करते हैं, जहाँ पे कि वो इम्प्रेस कर रहे होते हैं जूही को, और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन जूही इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। बस इसी के साथ जूही के साथ मिस्टर ली जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर, जहाँ पे कि वो मुनियुंग के बारे में बताते हैं कि मुनियुंग को मैंने नहीं रखा है, मुनियुंग ने मुझे रखा है, या फिर यूं कह लो मुझे मुनियुंग के साथ में रहना है, क्योंकि वो बचपन से इतनी अकेली रही है कि वो नहीं चाहती कि उसके पास कोई भी आए, वो बस अकेली रहना चाहती है। तो मैं चाह के भी उससे दूर नहीं जा पाता, क्योंकि वो हमेशा से इतनी अकेली रही है। और अब उसकी जिंदगी में कोई आया है जो कि गैंगजी है, जहाँ पे कि जूही समझ पाती है गैंगजी खुद भी बहुत अकेला है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। बस इसी तरह से इमोशनली वो उन दोनों की सिचुएशन समझ जाते हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं मिस्टर ली अपनी इन्हीं प्यारी प्यारी बातों से जूही के दिल में कुछ जगह बना रहा होता है, और इन दोनों के अंदर भी कुछ फीलिंग्स डेवलप होने शुरू हो जाती है। बस इसी के साथ सीन आता है वापस गैंगजी के पास में, जहाँ पे कि गैंगजी कर रहा होता है उस नाइट को एंजॉय, और कुछ पी रहे होते हैं। और मुनियुंग और जूही का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें उनके बचपन में लेके जाया जाता है, जहाँ उन दोनों की दोस्ती कैसे हुई ये हमें पता चलता है। जूही को बचपन में कुछ बच्चे छेड़ते थे और उसका उल्टा मुनियुंग से वो बच्चे डरते थे, तो इसी तरह से इनकी दोस्ती हुई। लेकिन जूही को सिर्फ मुनियुंग की दोस्ती नहीं सबकी चाहिए थी, जिसे देखने के बाद में मुनियुंग को बहुत चिढ़ हुई और उसने उन्हें अलग कर दिया। अब वो बच्चे जूही के तो दोस्त नहीं रहे, लेकिन जूही मुनियुंग से भी डरने लगी और उनकी दोस्ती इस तरह से यहाँ पे खत्म हुई। जहाँ पे कि गैंगजी सलाह देता है तो तुम अब क्यों नहीं उससे दोस्ती कर लेती, जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है अब जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत अच्छा दोस्त सेंगजी है और तुम तो हो ही। जहाँ पे कि गैंगजी नीचे गिर जाता है उसे इतना नजदीक आते हुए देख के। बस इसी के साथ हमें पता चलता है वो जो ड्रिंक पी रहे थे वो कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं है, उसमें शराब मिली हुई है। जहाँ पे कि वो लव बर्ड्स पी रहे होते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये दारू है, तो वो वहाँ पे पीते नहीं है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। लेकिन गैंगजी ने पी ली होती है। अब क्योंकि गैंगजी को चढ़ चुकी होती है तो मुनियुंग दिखाती है अपनी निंजा टेक्निक, जहाँ पे कि गैंगजी बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत को बचाता है और उसे शांत करके सुला देता है। और गैंगजी
अपने आप को कैसे रोकता है वो तो वही जानता है। बस इसी के साथ अब दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे कि गैंगजी देता है मुनियोंग को एक छोटा सा सरप्राइज और व्हाइट कलर के फूल उसे देता है, जहाँ पे कि उनकी नॉर्मल बातें चलती हैं कि जिस तरह से बचपन में मेरे फूल कुचल दिए थे, कम से कम अब मत कुचलना। जहाँ पे कि दोनों देख के मुस्कुराते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। बस इसी के साथ जब वो वापस आते हैं तो हमें पता चलता है जो लव बर्ड्स हैं उन्हें मुनियोंग ने दिए हैं बहुत सारे पैसे और उन्हें यहाँ से भगा दिया है। जहाँ पे कि रास्ते में ही उन लव बर्ड्स में से जोंगजी को एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं और वो वहाँ पे रुक जाता है और वो अपनी प्रेमिका से बोलता है कि नहीं, हम ऐसे कायरों की तरह नहीं भागेंगे। और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकता, तो मैं पहले चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ, तब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, जिससे कि हम दोनों ही जिम्मेदार होंगे और अपने जीवन को अच्छे से बिता पाएंगे। जहाँ पे कि उसकी प्रेमिका ये सुनने के बाद रोने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों ही समझ पा रहे होते हैं कि सही रास्ता यही है। तो बस वो वापस आ जाते हैं गैंगजी के पास में और गैंगजी जोंगजी को लेके पहुंच जाता है हॉस्पिटल में वापस, जहाँ वो उसे छोड़ता है और जोंगजी जाता है सीधा एक बुढ़ऊ के पास में, जो कि वहाँ पे काफी समझदार बुढ़ऊ है और इसी ने ही किसी ना किसी तरह से टेक्निक इलाके से परमिशन दिलवाई थी। जहां वो बताता है कि हमें वहां पे मिले थे गैंगजी और मुनियोंग, वो भी आए थे वहां पे घूमने के लिए। और ये बात एक दूसरा बंदा सुन लेता है जो कि बाहर होता है, और ये एक ऐसा बंदा है जिसे कि पूरे हॉस्पिटल में गॉसिप्स करने का शौक है। तो बस वो जाता है और पूरे हॉस्पिटल में इस चीज को फैला देता है। अब हम देख पाते हैं गैंगजी पहुंचता है इस हॉस्पिटल के अंदर अपने भाई सैंगजी से मिलने के लिए। जहाँ वो पहुंचता है उसकी पेंटिंग बनाने की जगह पे और उससे मिलता है तो सैंगजी नाराज होता है, क्योंकि वो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत सारे फोन किए, तुमने फोन क्यों नहीं उठाए। जहाँ पे कि गैंगजी बताता है मेरा फोन बंद हो गया था इसलिए मैं नहीं उठा पाया। और सैंगजी नाराज हो गया यहाँ से जाता है और वो जाता है वॉशरूम में। अब जिस बंदे ने गैंगजी और मुनियोंग की बातें सुनी थी और पूरे हॉस्पिटल में फैलाई थी, वो यहाँ भी इस बात को बता रहा होता है, उनकी शादी की फेक अफवाह फैला रहा होता है और उनके घूमने जाने की बात बता रहा होता है, जहाँ उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो थी ही, जो कि हम भी जानते हैं। तो बस वो सुन लेता है सैंगजी और सैंगजी होता है वही मौजूद। अब वो आता है गैंगजी के पास वापस और उससे करता है सवाल कि तुम्हें मुनियोंग ज्यादा पसंद है या मैं ज्यादा पसंद हूँ। जहाँ गैंगजी थोड़ा सोचने के बाद कहता है मुझे तुम ज्यादा पसंद हो सैंगजी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं सैंगजी फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। और अब तो उसे ये भी कंफर्म हो चुका है कि वो कल रात को मुनियोंग के साथ में था, यानी कि उसने झूठ बोला है। और वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि ये भले ही बोल रहा है कि वो मुझे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुनियोंग को ज्यादा प्यार करता है। और सैंगजी इतने सारे इमोशंस को एक साथ सह नहीं पाता और उसके माइंड में काफी सारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जहां वो गैंगजी को काफी कुछ इमोशनल कहता है और अपने बचपन की एक बात याद दिलाता है, जो कि बोलता है मेरा भाई मर जाए, तुमने ये मुझे बचपन में कहा था कि मेरा भाई मर जाए और तुम मुझे पानी में मरते हुए छोड़ के चले गए थे वहाँ से। मैं चिल्लाता रहा, रोता रहा वहाँ पे, लेकिन तुम मुझे पानी में छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। तुम बचपन से चाहते थे कि मैं मर जाऊं, तो तुम तो चाहते ही हो मैं मर जाऊं। और इस तरह की बातें बोल के वो रोने लगता है। उसके सारे इमोशंस ट्रिगर हो चुके होते हैं और वो अपने भाई पे इतना बड़ा आरोप लगाता है और चिल्ला चिल्ला के पूरे हॉस्पिटल में बोलता है कि मेरा भाई अपने बड़े भाई को मारना चाहता है, सब सुन लो, मेरा भाई मुझे मारना चाहता है। और वो पूरे हॉस्पिटल में बोल रहा होता है। बस गैंगजी भी ये बात जानता है कि बचपन में कहीं ना कहीं ये थॉट उसके माइंड में आया जरूर था, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं चाहता था और उसने उसे बचाया भी था। लेकिन सैंगजी को सिर्फ यही बात याद रह गई जो उसने आज कही और गैंगजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इमोशनली वो इतना ज्यादा टूट जाता है कि वो बोल रहा होता है नहीं भाई मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था, और वो बहुत इमोशनल होता है। यहाँ उसके इमोशन हम उसके चेहरे और उसकी बॉडी लैंग्वेज से देख पाते हैं कि वो इतने बड़े आरोप से कितना ज्यादा टूट जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ऐसे काफी सारे राज हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे अब, जिनमें से कि कुछ खुलना शुरू भी हो गए हैं। बस इन्हीं इमोशंस के साथ में ये एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म। बाकी जिन जिनको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी वीडियो अपलोड
एपिसोड हो आप तक नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले पहुंचा दे। और पसंद आए तो इस एपिसोड को लाइक और एपिसोड 1 को शेयर जरूर करना। बाकी आपसे मुलाकात होगी अभी नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका इंतजार रहेगा। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड और कुछ अच्छी कहानियों के साथ अगली बार। तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। बाय।